Yes, please. वेलकम टू एस डी कॉमर्स करियर। दिस इज सी एस साहिद गोल हियर। आज हम रजे अपने इनकम टैक्स और जीएसटी की अमेंडमेंट क्लास रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। बड़ी छोटी सी अमेंडमेंट्स हैं, कोई ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, बट बेसिक बेसिक हैं, कुछ ऑलरेडी हमारी कवर्ड है। तो अभी आप नोट्स में मत इसको ऐड ऑन करिएगा, फिर आपको याद नहीं रहेगा कहाँ आपने ऐड ऑन कर दी, कहाँ रह गई, टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। एक अलग कॉपी लेके पेज लेके उस पर हल्का हल्का सा लिख लीजिएगा, अगर हो सके तो देख भी लीजिएगा अगर अमेंड करना हुआ, अदरवाइज बड़ी छोटी हैं और ऑलरेडी आधी से ज्यादा अमेंडमेंट्स हमारी ऑलरेडी कवर्ड है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले अपने इनकम टैक्स के ऊपर लिखा हुआ है स्टैट्यूटरी अपडेट फॉर नवंबर 22 के लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए नवंबर 22 अटेम्प्ट के लिए ये एप्लीकेबल है। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। चैप्टर 7, पहले आप कहते हो देख के कौन सा आ गया सर, कैपिटल गेन, ये सर ये तो पहले ही नहीं आता। इसमें ऐसा क्या चीज आ गई, कुछ भी नहीं आया, बिल्कुल छोटा सा सेक्शन है। 50B, अगर किसी को याद हो क्या चीज थी, स्लम सेल, बिल्कुल सही। स्लम सेल में सर हम एक चीज लेके चलते थे, नेटवर्थ, अगर आपको याद हो। हाँ जी सर, नेटवर्थ होती थी किसकी, आप दो चीजें लेते थे, एसेट्स की वैल्यू। एसेट्स की वैल्यू क्या थी, डेप्रिशिएबल या नॉन डेप्रिशिएबल। तो यहाँ हमारी बुक में नोट्स में सबसे लास्ट में टू लाइंस, मुझे अभी याद है नोट्स की, सबसे टू लाइंस में ये दो लाइनें लिखी पड़ी हैं, ऑलरेडी हमारी ये अमेंडमेंट नोट्स में कवर्ड है। क्या कहता, अकॉर्डिंग टू सीवीजीटी पर्पस ऑफ सेक्शन 52 फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी, हायर होगी। मैंने वहां पे अगर याद हो हायर नहीं लिखा, मैंने एरो दिया हुआ, अगर मैं आपको बताऊं सबसे लास्ट पेज पे है। ओके, एफएमबी किसकी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ स्लम सेल। ये तो सिंपल बात हो गया, जितनी आपने एसेट ट्रांसफर करी उसकी स्लम सेल में उसकी वैल्यू क्या है, सिंपल हो गया। दूसरा, फेयर मार्केट वैल्यू बचा कहता, ये भी तो फिर वही बात कर रहा है, पर आगे पढ़िए। ऑफ द कंसिडरेशन, जो एक्चुअली पैसा, देखो एक चीज है मेरी एसेट 20 करोड़ की है, अगर आज मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा शायद वो कितने की बिके, 22 की या 18 की। दिस इज द एफएमवी ऑफ पहले पॉइंट की कैपिटल एसेट। दूसरा होता है एक्चुअली आपको उस एसेट्स को बेचने के बदले में मिला क्या। मान लो 10 करोड़ की कंसिडरेशन मिली, मोनेटरी एंड, तभी क्या बोला, नॉन मोनेटरी। शायद इस टर्म में फर्क आ जाए, अगला को 16 करोड़ दे या 8 करोड़ के शेयर्स दे, जो भी, इन दोनों में जो हायर होगा वो आपका क्या मान लिया जाएगा, एफ एम वी ऑफ एसेट्स। पॉइंट इज दैट ये ऑलरेडी हमारा कवर, ठीक हो गया। और एक खुशखबरी आप सबके लिए, बड़ी बढ़िया खुशखबरी है, क्या, पूरे इनकम टैक्स में जहां जहां यूलिप का पॉइंट है, पूरे इनकम टैक्स में, मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर 3 एग्जाम्प्ट इनकम में, मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर कैपिटल गेन में .4 था, अगर आपको याद हो कैपिटल डेफिनेशन के अंदर लास्ट पॉइंट था यूलिप का, जिसपे इंटरेस्ट वगैरह टैक्सेबल मानते थे। और डिडक्शंस में या कहीं पे भी यूलिप है, आईसीआई ने ये पूरा कंसेप्ट अपनी बुक से क्या कर दिया, बाहर कर दिया, क्रॉस। कहीं पे भी एटीसी में भी है यूलिप का पॉइंट, फलाना फलाना जगह पैसा इन्वेस्ट किया, कहीं नहीं सुनना। जहां पढ़ते वक्त मेरे नोट्स में आपको यूलिप दिख गया तो उसको सब जगह क्या कर दीजिएगा, काटा कर दीजिएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट है एडवांस टैक्स टीडीएस इंट्रोडक्शन। अब तो देख रहे होगे एडवांस टैक्स तो नाम का ले लिया बीच में, चैप्टर का नाम है आईसी के अकॉर्डिंग। मेन टीडीएस के अंदर क्या अमेंडमेंट है, पहला सेक्शन शुरू करते हैं 194 पी के अंदर था अपना कंप्यूटिंग टोटल इनकम 194 पी। तो शुरू करते हैं जिसके अंदर मेन चीज क्या थी। तो मेरे अकॉर्डिंग इसके अंदर अभी तक हमारा सब कुछ ठीक था, बता देता हूं क्या था। अगर आपको एक सीनियर सिटीजन वाला केस याद हो 194 पी, जिनकी सिर्फ मेन पेंशन इनकम आती है और उसी बैंक से उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट, तो उनके ऊपर सरकार ने पहले भी कहा था कि वो डिक्लेरेशन दे देंगे, कोई उनका टीडीएस ना काटा जाए। तो मींस दैट, इसको मैं एक वर्ड लिख लेता हूं, ऑलरेडी कवर्ड, ऑलरेडी कवर्ड मींस आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिएगा। और वहां पे पॉइंट क्या था कि बैंक वाले आपकी रिटर्न खुद फाइल करेंगे, मींस दैट सेल्फ असेसमेंट करेंगे। आपकी पेंशन इनकम ही तो है और एक ब्याज इनकम है, वहीं से ब्याज मिलना वहीं पे पेंशन आनी, तो वहीं पे वो सारा 87 रिवेट वोट देखिए, उसका ऊपर पूरा क्वेश्चन भी था टीडीएस के नोट्स में। इस सेक्शन के ऊपर एक प्रॉपर न्यूमेरिकल भी है विद एग्जांपल लेकर, और पूरे अच्छे से देख के जाइएगा। अगर आईसीए की एक्चुअली ये पिछले साल की अमेंडमेंट है, तो ये अभी मैं जो पढ़ाने वाला हूँ पिछले वाली भी और करंट वाली भी आईसीए ने थोड़ी दोबारा बातें कर दी, क्योंकि इनकम टैक्स में या लॉ में अमेंडमेंट इनका फेवरेट फूड है, कि जहां अमेंडमेंट आ गई वहां तो पहले पूछा जाए। जीएसटी में तो बहुत अच्छे हैं, आपको शायद काफी अच्छे सारे नंबर मिल जाएं उस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 194 क्यू इनकम टैक्स में। इसके लिए क्या बात थी, मैं जितना हम देख पा रहा हूँ सिंपल सी हो गया। एप्लीकेबिलिटी ऑन ट्रांजेक्शन कैरिड थ्रू वेरियस क्या था, एक्सचेंजेस। यहाँ पे अगर मैं मेन बात करूं, यहाँ पे 50 लैक्स वाला सेक्शन था, अगर आपको याद होगा, परचेज करते हैं आप लोग, एक तो 194 ओ है ई कॉमर्स ऑपरेटर, एक है क्यू, ये भी वैसे हमारा ऑलरेडी कवर्ड है।
ये भी सारा हमारा ऑलरेडी कवर्ड है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, एडजस्टमेंट फॉर जीएसटी और परचेज तो मैं बता चुका था। कोई बात, अगर इनवॉइस सिंगल बना हुआ है, उसके अंदर जीएसटी कंपोनेंट अलग से शो किया हुआ है, देन आप जीएसटी कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं काटेंगे। अगर जीएसटी अलग से शो नहीं किया हुआ, सिंपल बात है, तो जो भी टीडीएस होगा वो किस पे कटेगा, ग्रॉस वैल्यू पे कटेगा। तो और इसके अंदर मेन बात करते करते फालतू ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं आपको वैसे ही कुछ कंफ्यूज करूं ऐसा कुछ नहीं था। ये सारा अपना ठीक है जी, ऑलरेडी वी कवर्ड। कोई एडवांस टैक्स का कोई चक्कर नहीं, इन द ईयर ऑफ कॉर्पोरेशन कुछ नहीं, मतलब जितना कंफ्यूज होना तो वैसे हो ही जाएंगे। टर्नओवर लास्ट ईयर क्या थी, 10 करोड़, तब आपके ऊपर सेक्शन एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज नहीं होता। और 194 ओ सी एच एंड क्यू जहां एप्लीकेबल नहीं होते वहां बात थी, कोई इसमें ऐसा खास नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। ये सब ठीक है सर, नॉर्मल है बिल्कुल। इन्होंने ज्यादा रिपीट किया हुआ है, आपके नोट्स में ऑलरेडी ये क्या है, कवर्ड। हाँ, ये कुछ नए पॉइंट आए, वैसे ये ना भी पढ़ाऊं तब भी कवर्ड है। कैसे, एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस स्टेट लेवीज एंड टैक्सेस अदर देन जीएसटी। सर आपने तो बात कर दी कि मान लो गुड्स के अंदर 1 लाख की गुड्स है, 10,000 का जीएसटी है, तो हमने कहा टीडीएस लगेगा 1 लाख पे, बिकॉज 10,000 इज द जीएसटी, जीएसटी कंपोनेंट पे जीएसटी टीडीएस नहीं लगेगा। मैं क्या जी, अगर आप 10,000 शो ही ना करें, सीधा ही बिल कितना शो करे, 1,10,000, हाँ फिर सर टीडीएस 1,10,000 पे लगेगा। मैं क्या सर, इसके अलावा भी तो कई सारे टैक्सेस होते हैं, वैट होता है, पुराना आ जाइए, स्टेट टैक्स हो गया, ठीक है, स्टेट लेवी हो गया, ऑक्ट्राई हो गया, कहते उसके साथ में भी बिल्कुल सेम लॉ है। पढ़िए पहला पॉइंट, वेयर टैक्स इज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, एट टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट इन द अकाउंट्स ऑफ द सेलर। क्रेडिट समझते हैं, दो चीज होती है, टीडीएस कब कटता है, क्रेडिट और पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। टैक्स एंड क्या लिखा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर, component of VAT, sale tax, excise duty, CST जैसा भी पुराना था, is indicated separately in the invoice। अगर आप ये टैक्सेस सेपरेटली शो करते हैं, बच्चे का डाउट आया था सर आज के टाइम पे वैट सीएसटी कौन लगाता है, सर आज के टाइम पे एक्साइज जैसे लग रहा है, अल्कोहल पे, पेट्रोल पे अभी भी लग रहा है, तो टीडीएस कंपोनेंट कैसे चेक करेंगे, टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड ऑन द अमाउंट क्रेडिटेड विदाउट इंक्लूडिंग क्या, वैट एंड एक्साइज। तो फिर वही डेटा कॉपी, वहां विदाउट जीएसटी था, सेम लॉ कॉपी किया गया, विदाउट एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग क्या, वैट से, मतलब किसी भी टैक्स के ऊपर टीडीएस कंपोनेंट नहीं कटेगा, सिंपल भाषा में, ठीक हो गया। अगला केस, इसे केस में ऐसे ने, नंबर 2 केस, वेयर टैक्स इज डिडक्टेड ऑन पेमेंट बेसिस इफ पेमेंट इज अर्लियर देन किससे, अगर मान लो हमने पहले पेमेंट कर दी, सिंपल, तो फिर दिक्कत है सर। अब पेमेंट के टाइम तो आपको पता है बिल भरना नहीं होगा, पेमेंट जैसे मैं आपके पास आया, आपको ऑर्डर दिया, मैं ये पकड़ो 50 लाख रुपए, कहते सामान मैं आता रहेगा, बिल बाद में भेज देना। और बिल जब बनेगा तब पता चलेगा उसके अंदर वैट कंपोनेंट कितना, जीएसटी कंपोनेंट कितना, स्टेट कंपोनेंट कितना, तो फिर वहां पे तो क्या होगा, प्रिय, टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड ऑन द होल अमाउंट। दिमाग लगा, इसको पेपर में बड़ा पूछेगा, क्रेडिट कर देगा अमाउंट को, क्रेडिट कर दिया मतलब बिल आया तो भी क्रेडिट करोगे ना, पेमेंट पहले पेमेंट कर दी, जैसे आप मुझे फीस देते हैं, पहले फीस दे दी, लास्ट में पूछेंगे सर हमारी फीस कितनी थी, कितना बैलेंस रह गया, तो फिर लास्ट में पता चलेगा कि हाँ जीएसटी कितने पे है, कितने पे नहीं। सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द पेमेंट विद द टैक्स कंपोनेंट टू इनवॉइस्ड इन द फ्यूचर, क्योंकि बिल कब मिलेगा, फ्यूचर में, तो बेसिक दिमाग रहे कारण क्या है। ओके हो गया। थर्ड केस, इन केस ऑफ परचेज रिटर्न वेयर द मनी इज रिफंडेड बाय सेलर, लो, बातों बातों में दिमाग में एक और पॉइंट आ गया, सर आपने परचेज करी, सामने वाले बंदे ने डिटेल्स काट लिया, मैं कहा हाँ जी डिटेल्स काट लिया, अगर मान लो सर कल आप उसमें से 5 लाख का सामान वापस कर दे, मैं कहा तो दिक्कत, कोई पहले टीडीएस काटा था 50 लाख के ऊपर, अब 5 लाख का सामान वापस कर दिया, तो क्या टीडीएस भी वापस होगा क्या, नहीं नहीं, सरकार कहती है उसको वापस नहीं करना, उसको आप एडजस्ट कर देंगे आपके अंदर फ्यूचर परचेजेस में। आइएगा, नहीं बच्चे का दिमाग काम करता है कि हाँ वो रिफंड पैसा वापिस होगा, मैं आपकी दुकान पे आया, 50 लाख का सामान लिया, आपने मेरे पे टीडीएस काटा, वो एग्री, हम इस सेक्शन में लाइक करते हैं अगर 10 करोड़ वाला कंडीशन पे लग जाता है। ओके, बट मैं कहना चाहता हूं आफ्टर 1 मंथ मैंने आपको 5 लाख का सामान वापस किया, क्या टीडीएस के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा, सरकार कहती नहीं आएगा। पढ़िए, टैक्स डिडक्टेड अर्लियर इस सेक्शन में ऑन विच परचेज विच इज नाउ रिटर्न मे बी एडजस्टेड, मे बी अगेंस्ट नेक्स्ट परचेज फ्रॉम द सेम सेलर। कॉमन सेंस है, सेलर सेम नहीं होगा, और कौन एडजस्ट करेगा, जिससे आपने सामान लिया उसी को वापस करेंगे, तो प्लस वन से पढ़ रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ परचेज रिटर्न वेयर गुड्स आर रिप्लेस्ड बाय द सेलर, नो एडजस्टमेंट फॉर द रिक्वायर्ड। 5 लाख का सामान देके 5 लाख ले गए, जैसे आप आजकल मार्केट में करते हैं, दुकानदार पहले कहता है मैडम पैसे नहीं वापस होंगे, सामान के बदले में सामान दे दूंगा। हाँ, ये डाउट बच्चे का बनता है, पर वो जीएसटी के पॉइंट्स है, नॉट टीडीएस के पॉइंट्स। टीडीएस ऑन द वैल्यू, टीडीएस इज ऑन द वैल्यू। अगर आप 5 लाख का सामान वापस करके जाएंगी, 5 लाख का ही ले जाएंगी, तो टीडीएस पे क्या फर्क आया। हाँ, जीएसटी के पॉइंट से सोचूं,
जरूर। पहले 5 लाख का जो सामान लेके गई थी वो 12% वाला था, अब जो 5 लाख का लेके जा रही है वो 18 वाला है। ओवर जीएसटी बात करेगा, हमारी इनकम टैक्स में उस चीज के ऊपर कोई बात नहीं हुई। बट मेन चीज, अगर क्रेडिट के टाइम चलेंगे ऑन द फिर तो वैल्यू पे, पेमेंट टाइम चलेंगे होल वैल्यू पे, रिटर्न्स करेंगे देन देयर इज नॉट एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, एडजस्ट इन द नेक्स्ट परचेजेस। इफ ऑलरेडी उसमें आप सेटल कर लेती हैं देन द नो रिक्वायर्ड। तो दिस इज अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट। एक एफएमवी रिपीट था 94P 194P, याद करिएगा। टीडीएस बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, चाहे वो 8 नंबर का आ रहा है 7 4 नंबर आए पेपर में, मुझे नहीं पता। उसको मेन ध्यान से फेवरेट फूड है आईसीए का, किसको देना है, देने वाला कौन, लेने वाला कौन, क्या रेट, क्या लिमिट्स। और आईसीआई में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं 6 7, ज्यादा नहीं है, सारे पढ़कर जाने हैं अच्छे से। चाहे आज का दिन आप उसके ऊपर डिवोट कर दीजिए पूरा, दोबारा फिर बारी आएगी आपकी जाके सीधा 6 तारीख को, उसके बीच में कोई दिन नहीं आपको मिलने वाला, ठीक है। नेक्स्ट चलिएगा, applicability of 94Q in cases where exemption has been provided under section, यहाँ कुछ जो माफ था इन सेक्शन को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी, ये कुछ गवर्नमेंट के ऊपर बातें करना चाहते हैं, पढ़िए। एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन ऑफ 94Q इन केस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट नॉट बीइंग अ क्या पीएसयू टू बी कंसिडर्ड एज अ बायर फॉर परचेज, सच पर्सन शुड बी कैरिंग आउट ऑफ बिजनेस कमर्शियल एक्टिविटी, टोटल सेल ग्रॉस असेट कंडीशन सारी वही है। कंडीशन तो वही होगी ना, वन जहां 194Q आ गया कंडीशन तो वही होगी, बस बीच में गवर्नमेंट ले आई। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल की टर्म एक्सपोर्ट देखते हैं, पिछले साल की, ठीक हो गया। इन विच गुड्स आर बीइंग परचेज्ड बाय सच पर्सन, यही सेम सेक्शन 194Q रिपीट था 206C1H। वहां सेल देखते हैं फिर, अगर यार यहाँ बायर हूं, अगर मैं पिछले साल मेरी 10 करोड़ की परचेज हो तो मैं 94Q में आ गया, परचेजर हूं, पेमेंट करूंगा, टीडीएस होता है पेमेंट पे। 206 के हिसाब से सोचे, टीसी सेलर के हिसाब से कलेक्शन, वो कहता है पिछले साल अगर आपकी सेल 10 करोड़ से ज्यादा थी तो आप टीसीएस कलेक्ट करेंगे। उल्ट पॉइंट बना दिया, पर दोनों सेक्शन सेम है। पर पढ़िए दोनों की बात कैसे करी। इशू क्या था सुनिएगा, कैन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ओके बी बायर, हाँ जी, फॉर द पर्पस ऑफ 94Q इफ इट इज कैरिंग ऑन अ बिजनेस डॉक्यूमेंट। क्या कहता है पहले तो गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट, कोई सरकारी डिपार्टमेंट क्या कभी बायर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कि सामान परचेज कर सकता है, हाँ जी कर सकता है। बट तभी सामान परचेज करेगा अगर कल को कोई वो बिजनेस या कमर्शियल एक्टिविटी करेगा, अदरवाइज वो क्यों करेगा। तो वुड टीडीएस अंडर सेक्शन बी अट्रैक्टेड, कहता है यस, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ क्या है अदर कंडीशंस, याद रखिएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट, if it is not carrying out any business activity, no is not will be considered as a buyer। अगर वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं करता फिर तो बायर नहीं हुआ ना, तो अल्टीमेटली अपने यूज के लिए या लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहा है। कैन डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट भी कंसिडर एज अ सेलर, भी बन सकता है फॉर दिस पर्पस, हेंस नो, कभी सेलर नहीं होता। गवर्नमेंट जब भी चीज देती है बेचती नहीं है लोगों को पैसे लेके, वो आगे प्रोवाइड करी जाती है, फ्री में हो सकती है, तो वो बायर हो सकता है। देखो एक्चुअली कारण क्यों है बायर, इसलिए बोला जा रहा है कि बायर सेंटर का गेम में फंस गए आप लोग, तो टीसीएस या टीडीएस के चक्कर में आ जाए। अगर बायर बन जाता है तो फिर टीडीएस की बात है, अगर सेलर बन जाता है फिर टीसीएस की बात है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो सिर्फ बायर बन सकता है अगर वो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, तो अदरवाइज नहीं। अगर कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है बायर बन गया तो फिर टीडीएस लगेगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं लगेगा। नेक्स्ट आएगा, द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश अंडर सेंट्रल स्टेट जो भी है अदर बॉडी अथॉरिटी हाउएवर बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ एंड टैक्स शैल बी डिडक्टेड अकॉर्डिंगली। जैसे पीएसयू भी सेम है, वो भी किसका डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का पार्ट। नेक्स्ट आइएगा जी, थोड़ा थोड़ा पार्ट क्या आ गया बीच बीच में, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन फलाने की, किसको, नॉन रेजिडेंट जो इंडिया में क्या करता है, विजिट करता है। जो इसके अंदर मुझे लगता नहीं कुछ खास है, वैसे आपने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है, एक बार पढ़ लीजिए। टैक्सेस कलेक्टेबल क्या लिखा हुआ है, पढ़ना रहिए यहाँ से। एंड An authorized dealer who receives amount under LRS of RBI overseas remittance from कुछ याद आया पैसे भेजने के लिए, रेमिटेंस के लिए, बीइंग अ पर्सन रिमिटिंग सच अमाउंट आउट ऑफ इंडिया, जहाँ पे दो थे, अपना ओटीटी वाला भी, टूर ट्रेवल्स वाला भी, हाँ वो सामने कवर होता है। अ सेलर ऑफ एन ओवरसीज टूर पैकेज हु रिसीव एनी अमाउंट फ्रॉम द बायर who purchase the package, however TCS and would not be applicable if the buyer is an, अगर बायर कौन है, अगर बायर कौन है, सेलर आपको, सेलर आप क्या करते हो, रिमिटेंस कर देते हो। आप मेरे पास आए, सर जी मेरे पैसे रिमिट कर दो, मैं कर देते हैं भाई, तू मुझे डॉलर दे मैं तेरे पैसे रिमिट कर देता हूँ, सिंपल है। आलएवएस स्कीम के अंदर, लिबराइज रिमिटेंस स्कीम के अंदर था, ठीक है। तो वहां कहते हैं जी जो बायर है जो आपके पास आ रहा है, उस सेलर का ड्यूटी है टीसीएस कलेक्ट करना, पर इन दो लोगों से कलेक्ट नहीं करेगा। अगर दो लोग कौन हुए, अगर आप इज नॉट अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, रेजिडेंट नहीं है, दूसरा वो इज विजिटिंग इंडिया, इंडिया घूमने आए, आप यहाँ से बैठ के कहीं पैसे रिमिट करवाते हैं तो आपके टीसीएस काटने की जरूरत नहीं है। रिटर्न चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं था, अगर मैं बात करूं आपसे, छोटी छोटी अमेंडमेंट आई, मैं नाम से देख रहा हूं मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा अभी तक, तो ठीक है। प्रेस्क्राइब्ड पर्सन आप जानते हैं कौन कौन है जो रिटर्न को क्या करेंगे, आपको पता है, वेरीफाई, ये रहा वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न, आपने पहले ही पढ़ा हुआ है।
In case of a company, section of managing director there of the verify the return where any for any unavoidable reason such managing director is not able to verify the return, तो कौन होएगा? Any director of the company or any other person prescribed for this purpose can verify the return. पहले बड़ा हुआ है एमडी, एमडी नहीं है तो डायरेक्टर, डायरेक्टर नहीं है तो अब सरकार ने बोल दिया एनी पर्सन प्रिस्क्राइब। आई थिंक सो नीचे इन्होंने डेफिनेशन दी होगी, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ आपकी। इन्होंने डेफिनेशन दी हुई थी, यहाँ पे आता है ये रहा, पर्सन स्पेसिफिक सरकार ने बताया आईसीआई ने। इन केस ऑफ एलएलपी कौन होता है जल्दी बोलो? डेजिग्नेटेड, याद है रिटर्न चैप्टर में 35 पेज भी लिखा हुआ है, डेजिग्नेटेड पार्टनर टू वेरीफाई द रिटर्न। ओके, वेयर फिर देखो फिर भी अगर कोई अनअवॉइड रीजन नहीं मिलता तो कोई और पार्टनर आ जाएगा, अगर वो भी नहीं मिलता फिर एनी, हर जगह एक ही वर्ड था, अदर प्रिस्क्राइब्ड पर्सन। तो व्हाट डू यू मीन बाय अदर प्रिस्क्राइब्ड पर्सन? ऊपर भी मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ, सब चीजें सेम थी इन लोगों के केस में। तो आइए सरकार ने क्या कहा, सीबीडीटी बाय नोटिफिकेशन नंबर 1821 को स्पेसिफाइड दैट एनी अदर पर्सन रेफर टू शैल बी द पर्सन अपॉइंटेड अपॉइंटेड अपॉइंटेड। बस वैसे आना नहीं चाहिए पेपर में, तो इसमें बनता कुछ नहीं है, एक लाइन लिखने का नंबर है कि अब ये आ गया। ओके का मान लीजिए केस स्टडी बना के आ सकते हैं, एमडी नहीं था तो कहते हैं डायरेक्टर कर देता, मैं सर डायरेक्टर भी पॉइंट नहीं है तो क्या करें, मैं फिर एनी अदर पर्सन ऑप्शन टिक करेंगे। और अब क्वेश्चन आया व्हाट डू यू मीन बाय एनी अदर पर्सन, तो पर्सन अपॉइंटेड बाय एजुकेटिंग अथॉरिटी, अपना एनसीएलटी नाम सुना हुआ है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कॉन्स्टिट्यूट अंडर सेक्शन जो भी ये बना होगा फॉर डिस्चार्जिंग द ड्यूटी फंक्शन ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और अ लिक्विडेटर एज द केस में बी अंडर द, अगर आपकी कंपनी किसमें चल रही है, इंसॉल्वेंसी, अगर कंपनी आपकी बैंकक्रप्ट चल रही है तो वहां लिक्विडेटर आएगा, वहां फिर एडजुकेटिंग पर्सन कौन होगा, लिक्विडेटर। अदरवाइज अदरवाइज सब केस में जहां अदर देन पर्सन आ गया कौन होगा, पर्सन अपॉइंटेड बाय एडजुकेटिंग अथॉरिटी, ब्रैकेट में एनसीएलटी, सिंपल हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे आप देखेंगे रिटर्न फाइलिंग सर्टेन पर्सन व्हेन द क्वांटम प्रिस्क्राइब्ड एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब्ड मॉनेटरी थ्रेशोल्ड लिमिट, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कुछ ऐसा खास नहीं है, ये मेन पढ़ लीजिए, लिमिट्स कुछ सरकार ने लिमिट दी है किन किन लोगों के लिए रिटर्न के लिए पॉइंट है, पढ़ना नीचे यहाँ से रूल 12 बी या ऊपर से पढ़ लेते हैं, क्लॉज क्या है 7th क्लॉज, प्रोवाइड दैट्स अ पर्सन, A person who is not required to furnish a return under section 139 has to furnish a return on or before the due date if the person पहले यहाँ पे आ गया अदर देन किसके ऊपर लग रहा है, कंपनी फॉर्म, उनको नहीं बात करेंगे, उनके लिए तो मैंडेटरी है रिटर्न भरना। ऑन हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न हैज टू फर्निश रिटर्न ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, हाँ जी करना पड़ेगा, फुलफिल सच अदर कंडीशन, कौन सी कंडीशन, नंबर 1 पड़ेगा इंसर्टेड बाय नोटिफिकेशन नंबर फलाना फलाना अकॉर्डिंग द पर्सन, यहाँ से पढ़िए रेफरिंग कॉलम 2 ऑफ द टेबल बिलो, हैव टू फर्निश द रिटर्न इन केस वेयर द अमाउंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ट्रांजैक्शन, कुछ ट्रांजैक्शनें थी अगर आपको याद हो कि इससे ऊपर बढ़ जाए, जैसे 4 ट्रांजैक्शन अगर आप याद हो, मुझे याद आ गया बिजली का बिल, बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा है, अगर आप फॉरेन घूमने जाते हैं 2 लाख रुपए खर्च करके आते हैं और आप बैंक से पैसे इतने विड्रॉ करते हैं, तो 4 कंडीशंस थी। देखो मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा आपकी इनकम क्या, मैं कह रहा हूं आपकी इनकम 10 रुपए है, आप बिजली का बिल 1 लाख रुपए देते हैं, सरकार कहती रिटर्न भर, मैं तो बिजली का बिल अगर तो 1 लाख दे सकता है तो तेरी कोई ना कोई इनकम भी होगी। उसी केस को लेते हुए सरकार ने कुछ केस और जारी किए कि ये लोग भी रिटर्न भरेंगे अगर ये केस सेटिस्फाई होते हैं। आइए सर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वो 4 केस थे अगर याद हो, मुझे भी खुद ही नहीं आ रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल 2 लाख रुपए, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए, अमाउंट विड्रॉल था उसको अकॉर्डिंग पॉइंट है। आइए इन केस सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसीट टीडीएस टीसीएस एग्रीगेट ऑफ सेविंग बैंक डिपॉजिट एज अ केस में भी जो भी है, रेफरिंग कॉलम 3 एक्सीड करता है ग्रेटर या ग्रेटर देन इक्वल टू एज में भी प्रिस्क्राइब्ड मॉनेटरी थ्रेशोल्ड इन द कॉलम 4 में। लो शुरू कर भी केस 1, पहले तो केस पर क्या है, अब पर्सन कैरिंग ऑन क्या करता है जी, सिंपल है बिजनेस करता है, प्रिस्क्राइब्ड ट्रांजैक्शन क्या है, हिज टोटल सेल, ध्यान देना कॉमा है एंड नहीं है, टर्नओवर वर्ड बोल लो और ग्रॉस रिसीट अगर प्रोफेशनल है आप लोग, ठीक हो गया, एज द केस मे बी इन द बिजनेस ग्रेटर देन 60 lakhs है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। देखो आपको ऑडिट भी नहीं होता, हमने करोड़ भी नहीं बोला, करोड़ से ऊपर जाएंगे तो ऑडिट हो जाएगा, करोड़ से नीचे है छोटे लोग हैं, टर्नओवर सेल रिसीट बिजनेस में वर्ड अंडरलाइन दैट द बिजनेस में 60 लाख क्रॉस करेगा एक्सीड रिटर्न भरना पड़ेगा। आप चाहे इनकम 1 लाख दिखाओ कि मैं तो इनकम ही नहीं है तो मैं क्या रिटर्न भरूं, नहीं रिटर्न आपको भरना पड़ेगा, सिंपल। नंबर 2 अ पर्सन कैरिंग ऑन क्या 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 प्रोफेशन, हिज रिसीट ही बोल सकता हूँ इन प्रोफेशन ग्रेटर देन, बहुत बड़ी बात कर दी 10 लाख, मेरे केस में आ जाइए, मेरे केस में आ जाइए 10 लाख अगर मेरी सीट्स हैं, वैसे तो अब चक्कर क्या पड़ता है वो बंदा दिखाएगा कैसे, मोस्टली पक्के वाली होंगी तभी दिखानी पड़ेगी, तो उसको रिटर्न भरनी पड़ेगी, कहीं मेरी तो इनकम ही नहीं है, सारे में 8 लाख का खर्चा दे देता हूँ 2 लाख बचता ही नहीं, वो डिफरेंट चीज है, हम रिसीट्स की बात कर रहे हैं, अगर रिसीट 10 लाख से ज्यादा हुई तो रिटर्न भरना पड़ेगा। थर्ड केस अ रेजिडेंट इंडिविजुअल क्या, हु इज एज कितनी ग्रेटर देन 60 इयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट टीवाई, इस ईयर में कभी भी 60 इयर्स का हो जाता है प्रीवियस ईयर में, द एग्रीगेट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस दोनों मिला के
दोनों मिला के देखो, कई जगह वो बायर भी होगा, कई जगह वो सेलर भी होगा। एज अ बायर होगा तो वो टीडीएस काट के पेमेंट करेगा, एज अ सेलर होगा तो टीसीएस कलेक्ट करेगा। अगर उसका टोटल अमाउंट ग्रेटर देन 50,000 बन जाता है तो उसको भी रिटर्न भरना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, एनी अदर पर्सन एग्रीगेट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस इन दिस केस, उसके लिए लिमिट 25 है। मतलब सीनियर्स के लिए लिमिट डबल कर दी, वहां 50 है। ये आ सकता है पेपर में, बड़ा अच्छा टॉपिक है। रिटर्न भरना मैंडेटरी के जान के पर्सन है, उसकी एज इतनी इतनी है, इनकम उसकी मान लीजिए इतनी है, 50,000 है। अब वो इनकम छोड़, मैं 4 पॉइंट पढ़कर आया हूँ ताजे ताजे। बिजनेस 60 लाख ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं है। प्रोफेशन ग्रेटर देन है 10 लाख। टीडीएस टीसीएस में अंकल एज 60 10 टाइम है आरपीवाई, उसके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू है कितना 50। और नॉर्मल बंदे हम जैसे लोगों के लिए अगर मेरा टीडीएस कट जाता है 25,000, मुझे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। आप कहते हैं ये बड़ा चक्कर हो गया, आपके सामने बैठा देखो, ठीक है ना। तो ये सरकार ने कहा इन द प्रीवियस ईयर अ पर्सन हैविंग क्या है उसका सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट इन वन और मोर सेविंग अकाउंट्स इन अकाउंट ऑफ पर्सन एग्रीगेट ग्रेटर देन कितने 50 लाख ड्यूरिंग क्या प्रीवियस ईयर। अगर आप 50 लाख से ज्यादा पैसे जमा करवाते हैं, वो विड्रॉ था 194N, वो अलग चीज है। विड्रॉ कराना 1 करोड़ से ऊपर, 3 साल की रिटर्न ने नहीं भरी तो क्या रेट है, 1 करोड़ से ऊपर जाओगे तो 2%, ठीक है ना। 1 करोड़ अगर 3 साल की रिटर्न ने नहीं भरी, एक साल जिस साल की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा लिंक रखना पड़ेगा, जिस साल की आप बात कर रहे हैं 21-22 से पिछला साल छोड़ के उसके पिछले 3 साल की रिटर्न ने ना भरी तो 20 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक 2%, 1 करोड़ से ऊपर 5%। तो ये पता होना चाहिए टीडीएस का रेट है, अदरवाइज ये कवर है हमारा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये आधार नंबर वाला कुछ याद है? आधार नंबर आपको लिंक कराना पड़ेगा किसके साथ, जल्दी बोलिए, पैन के साथ। क्या डेट पड़ी थी आप सभी लोगों ने, जल्दी बोलिए मुझे। 31 मार्च कौन सी थी? 22। कितना फाइन था इसके बाद जाएंगे? इसके बाद जाएंगे तो कितना फाइन था? 1000। सरकार कहती चलो हम थोड़ा मजा ले लेते हैं, 30 जून 2022 तक, 31 मार्च से 3 महीने के अंदर अंदर जाते हैं तो भी निकल गए, तो कितना फाइन हो जाएगा? 500। उसके बाद कितना फाइन है? 1000। मतलब वही सेक्शन नोट्स में लिखा पड़ा है, रिटर्न वाले में लास्ट पेज में जाके 234F का पॉइंट आता है 300, तो वहां जाके ये ऐड कर लीजिएगा। छोटा सा पॉइंट क्या है, 500 रुपए इन केस वे सच इंटीमेशन इज मेड विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द 30/6 तक, अगर बताते हैं। एंड 1000 रुपए इन ऑल अदर केसेस। तो ये है छोटा, पर लॉटरी अगर पेपर में आ गया, फेवरेट फूड है, पहले डाल देना कि मान लीजिए मैंने पैन लिंक करवाया 10 अप्रैल, अब हाँ डेट हो गया, 1000 रुपए नहीं 500 रुपए। तो याद रखिएगा, जान के क्यों कहेगा इंस्टेड ऑफ आंसर बताइए, अगर मान लीजिए वो 2 जुलाई को जाता, ऐसे रैंडम बोल देगा 2 जुलाई में बोलेगा 15 अगस्त, ऐसे ही बोल देगा, 15 अगस्त में क्या फर्क है, 1000 ही तो है, नहीं वहां 1000 है, पहले 500 है फिर 1000 है। ये छोटी सी अमेंडमेंट है, और बीच में मैं फालतू तंग नहीं करूंगा। बाकी आप देख सकते हैं 1 जुलाई से फलाना पूरा लॉ लिखना इनका काम है, बट मेरा मेन क्रक्स बताना आपका काम है। और अंदर जाके नीचे से डन है। और या ये बड़ा चीज नहीं आई है, पैन पैन इन ऑपरेटिव, याद है जिनका आधार कार्ड लिंक नहीं होगा उनका पैन नंबर हम क्या कर देंगे? इन ऑपरेट। पर इसमें नई चीज आई, क्या पढ़िएगा, सेक्शन मेक इट मैंडेटरी पर्सन टू हैज फॉलोटेड पैन 1 जुलाई 17 टू इंटीमेट आधार नंबर सो दैट आधार नंबर एंड पैन कैन बी होना चाहिए लिंक्ड, ठीक है। आगे बढ़िए, दिस इज रिक्वायर्ड टू बी डन और बिफोर नोटिफाइड डेट फॉलोइंग द पैन बिकम्स इनऑपरेटिव अकॉर्डिंग इन केस ऑफ फेलियर टू इंटीमेट द आधार नंबर बाय 31/3/22 तक पैन अलॉटेड टू द पर्सन वुड भी क्या हो जाएगा? इनऑपरेट। फिर ये समझिए बड़ा मजेदार चीज है, बड़ी गलत चीज है। अगर पैन इनऑपरेट हुआ तो जहां टीडीएस काटने की बात थी तो मतलब आपका पैन नंबर है नहीं। जहां टीडीएस की रेट क्या था 1%, जब 20% विचएवर इज हायर। जहां पैन नंबर इनऑपरेट हुआ, गलती देखो कितनी बड़ी है इसकी, छोटी गलती का नुकसान कितना होगा? 20% टीडीएस कटेगा, 20%, और रिफंड की गुंजाइश नहीं, ये भी याद रखना। तो इसलिए पैन इनऑपरेट नहीं होना चाहिए। पर पढ़िए सरकार ने कुछ क्या कहा, फर्दर 234H प्रोवाइड्स दैट where a person is required to intimate his Aadhaar number and fails to do so on or before notified date, he would be liable to pay a fee not exceeding कितना 1000। ऐसा केस में भी ये वही रिपीट हो गया ऊपर तक। ये पढ़िए फर्दर रूल क्या आया, पढ़िए प्रोवाइड दैट पढ़ना, If a PAN of a person has been become operative, he will not be able to furnish, intimate or quote his PAN or would be liable to all consequences under the act of such failure. This will have a number of implications। क्या क्या होंगे? नंबर 1, the person would not be able to file return using क्या, अगर पैन इनऑपरेटिव हुआ आप रिटर्न नहीं कर पाएंगे, सबसे बड़ा बेसिक क्वेश्चन मेरा। नंबर 2, पेंडिंग रिटर्न्स प्रोसेस नहीं हो पाएंगे, ये आ सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस बताइए अगर पैन इनऑपरेटिव हुआ, 4 नंबर में लॉटरी खड़ी सीधा जाके, बच्चा कहता थ्योरी छोड़ के जा रहे हैं हम लोग, छोड़ दीजिए वो आपकी किस्मत है, लगा लगा क्वेश्चन मिल सकता है। आप कहोगे तो मैं पढ़ के साला 4 पेज आया उसी में से थ्योरी आ गई मेरी, तो यार कि कब कब उन लोगों को रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, 4 केस
अमेंडेड 4 केस या 8 केस, 4 वो 4 ये, प्रोफेशन, बिजनेस, टीडीएस, टीसीएस और लास्ट वाला केस लेके हुए, ठीक है। सेविंग बैंक में 50 लाख से ज्यादा जमा कराना, वो चीज है। अगला, पेंडिंग रिफंड्स कैन नॉट बी इशूड, जो रिफंड चल रहे हैं आपके वो रोक दिए जाएंगे। जब पैन ही बंद हो गया, मेन आईडी आपका आईडी बंद होगी, आईडी बंद होगी तो ना मैसेज आ पाएगा, ना मैसेज आ पाएगा, सब कुछ ही बंद हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे है। नेक्स्ट पॉइंट, पेंडिंग प्रोसीडिंग एज इन द केस ऑफ डिफेक्टिव रिटर्न कैन नॉट बी कंप्लीटेड वंस द पैन इज क्या हो गया, इनऑपरेटिव। टैक्स विल बी रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट क्या गया, सबसे मेन चीज तो लास्ट में गई। पर सारा काम ही, रिटर्न प्रोसेस नहीं होगी, रिटर्न जा नहीं पाएगी, डिफेक्टिव ठीक नहीं हो पाएगी, रिफंड नहीं आ पाएगा, और अपना जो था लास्ट में टैक्स हाई रेट पे जाएगा टीडीएस के केस में। डन हो गया। इन एडिशन टू अबव, द टैक्स पेयर माइट फेस डिफिकल्टी एट वेरियस अदर फॉर लाइक, और जगह भी जहां पे आप जाएंगे, जहां पैन लगता है आपके आजकल डीमैट अकाउंट में या कहीं आपके बैंक अकाउंट में, तो वहां पैन नहीं होगा, वहां अकाउंट नहीं ओपन होगा, मतलब और भी कई जगह डिफिकल्टीज फेस करने को मिलेंगी। एंड अदर फाइनेंशियल पोर्टल्स, पैन इज द इम्पोर्टेंट केवाईसी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए। और इसके अंदर से नीचे से आप कुछ पढ़ना है तो इसको एक बार जस्ट प्लेन रीडिंग कह रहा हूँ मैं, सिंपल रीडिंग एक बार जरूर पेपर के आगे तो इसको देख के जाना ही जाना है। इन अमेंडमेंट्स को चाहे स्टार्टिंग करते वक्त 6 तारीख को आगे पढ़ लेना, या एक दिन जाते हुए मॉर्निंग 1 घंटा 2 घंटा देना पड़ा कि क्या 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 था, ठीक हो गया। और इसके बाद लास्ट डेट हम पढ़ चुके 31 मार्च 30 जून, क्या क्या था, खत्म सर। दीज आर द अमेंडमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स। तो मैं थोड़ा दोबारा रिकंसाइल करवाऊं तो नंबर 1 अमेंडमेंट क्या थी, स्लम सेल, वैसे मैं उसको बोल दे दूं ऑलरेडी कवर्ड, ऑलरेडी क्या है कवर्ड, बिकॉज एफएमवी हमने बुक में लिखा हुआ है। अच्छी चीज ये है आपके लिए किस्मत, एफएमवी की कैलकुलेशन सिलेबस में नहीं है, हमें नहीं आएगा हाउ टू कैलकुलेट एफएमवी, दिया होगा यू हैव टू सेलेक्ट द हायर वन, खत्म, इतना तो आप कर लेंगे, ठीक है ना। एफएमवी ऑफ टोटल एसेट्स, एफएमवी ऑफ कंसिडरेशन इन मनी एंड नॉन मॉनेटरी, दोनों ऐड करके। और थोड़ी दुविधा क्या है, अभी तक बुक में कहीं क्वेश्चन नहीं है, फाइनल्स में इसकी समरी आएगी हाउ टू कैलकुलेट एफएमवी, अभी इंटर की बात है तो हमने नहीं रखा हुआ। 194P अंकल, जिनकी पेंशन आती है सेम बैंक में, उसी बैंक से उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट, तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, पूरा सेक्शन तैयार पड़ा है आपकी नोट्स में, विद प्रैक्टिकल पड़ा है, अच्छे से जाके पढ़िए। नंबर 3 194Q, मैं तो कहूंगा दोबारा पढ़ो, बड़े अच्छे से पढ़ो, क्या चीज थी 10 करोड़ 50 लाख, क्या झंझटबाजी है इसके अंदर। गवर्नमेंट की बातें करी, अगर गवर्नमेंट गुड्स परचेज करते हैं पहले तो क्या गवर्नमेंट बायर हो सकती है, क्या क्यों नहीं हो सकती, सामान खरीदती है, पर दो काम है सर, क्या गवर्नमेंट बिजनेस एक्टिविटी कर रही है, मैं क्या हाँ जी, हाँ फिर तो टीडीएस लगेगा सर, अगर बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रही तो टीडीएस नहीं लगेगा। और टीसीएस में तो कवर सेलर तो है ही नहीं, गवर्नमेंट सेलर कभी बेचता देखा गवर्नमेंट को उसमें, तो गवर्नमेंट सेलर तो है ही नहीं, तो बेसिक उसको पढ़ के जाना अच्छे से 194Q। और इसके बाद मेरे पास मेन आपका आया था आधार लिंक, आधार लिंक की डेट बता चुका, पहले तो 31 मार्च 22 थी, 3 महीने बढ़ा करके कितनी कर दी गई, 30 जून 2022, यहां तक कर देते हो तो 500 रुपए फाइन है। आफ्टर दैट, क्या बोल रहा हूँ वर्ड, आफ्टर दैट कितना फाइन है आज के टाइम पे, 1000 ना छुप 1000 लिख देते हैं, ये देख फ्लो में 1000 लिखा जाए, सर हमने 1000 लिखा था। और अपना एक वो 4 केस क्या थे रिटर्न चैप्टर में, रिटर्न चैप्टर में 4 केस, जो इलेक्ट्रिसिटी, फॉरेन टूर, ठीक है, आपका एक्सपेंडिचर जो आप करते हैं वो डिफरेंट हो गया, 4 केस लगे हैं बिजनेस के लिए, टोटल सेल्स, टर्नओवर, लैंग्वेज देखो सरकार ने सारी बोली कि आप टोटल सेल बोलते हैं, टर्नओवर बोलते हैं, रिसीट्स बोलते हैं, बिजनेस में ग्रेटर देन कितनी है 60, बड़ी अजीब सी रखी 60 लाख है, बच्चों को 50 जा रहता है, ठीक है ना। 10 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशन ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल टू टीडीएस टीसीएस इक्वल टू 60,000 50,000 सॉरी, इन केस ऑफ एज 60 हो गई इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, अदरवाइज 25 है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। एक पॉइंट और थे वहां पे और था सेविंग में, अगर आप पैसे जमा करते हैं 1 और मोर इकट्ठे मिला करके, सबसे पहले लिंक है 50 लाख से ज्यादा, मैं कह रहा हूँ रिटर्न भरनी पड़ेगी, कोई गलतबाजी नहीं कह रहे आपके साथ हम लोग, ठीक है। और इसके बाद मुझे लगता है पैन इनऑपरेटिव बहुत अच्छा केस था, सिंपल ये क्या क्या केस हो गया, पैन इनऑपरेट हो जाएगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नंबर 1 रिटर्न नहीं भर पाएंगे, नंबर 2 रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पाएगी, नंबर 3 रिफंड नहीं मिल पाएगा, नंबर 4 डिफेक्टिव रिटर्न सही नहीं कर पाएंगे, नंबर 5 टैक्स हाई रेट पे लगेगा एज अ टीडीएस में, और छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस और आ जाएंगी, लाइक दैट बैंक में आप पैन नंबर देते हैं, मतलब फॉरवर्ड में लिखा कि और भी जगह डीमेट अकाउंट में 1-2 पॉइंट जोड़ देना, अदरवाइज ठीक है। नीचे ये प्लेन रीडिंग मैंने कही, कुछ खास के अंदर मेरे लिए नहीं है, डन, ठीक हो गया यहाँ पे। बट एक चीज अगर पढ़ लेते हैं अंदर से, प्लेन रीडिंग में आप कह दो पढ़ना चाहिए एज पर रूल, पढ़ लीजिए, इसके बाद लास्ट ही आगे पढ़ाई पढ़िए, वेर अ पर्सन whose PAN has become inoperative under the rule is required to furnish or intimate or quote his PAN, it would be deemed that he has not. अगर पैन इनऑपरेटिव हो गया, आपने किसी को पैन दिया तो हमारे लिए तो डीम्ड क्या मानेंगे, वो पैन दिए ही नहीं ना, आपने मुझे नंबर लिखवाया आपका फोन नंबर, सारा एक भी नंबर इधर उधर हो गया,
मेरे तो फॉर्म मिलेगा नहीं ना, वो किसी और को मिल जाएगा, तो मेरे लिए तो नंबर दिया ही नहीं, इनऑपरेट हो गया। आगे, intimate or quote the pen as a case may be in accordance with the provisions of act, consequently he would be liable to all the consequences under the act। consequences देख लिए, 4 5 थे, ओके। in order to have smooth application of the act and existing rule जो भी है, it is clarified that the impact जो है would come into effect कब से, 1 अप्रैल 23 से, मैं उसके बाद से इफेक्ट में आएगा। एंड द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च, कौन सा बोल रहे, जल्दी बोलिए, 23, वुड बी द पीरियड ड्यूरिंग द रूल जो भी है वुड हैव नॉट सच। सरकार जाते जाते कहते रो मत, तो शांत कर देते हैं। उन्होंने कहना मतलब रो ही जा रहा है, मेरा पैन इनऑपरेटिव हो गया, कारण टाइम भी लग जाता है, दोबारा एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। चलो 1 साल का तुम्हें क्या दे दिया, हॉलीडे। 1 साल तक तुम्हारा पैन अगर बंद भी हो जाता है तुम्हारे ऊपर, ये कॉन्सिक्वेंसेज अप्लाई नहीं होंगे। मींस दैट थोड़ी अमेंडमेंट में टेस्ट और चेंज। अगर बहुत हाई, मैं तो भी रीड करते करते आ ही गया, मैं पढ़ लेता हूँ सारा, तुम्हें भरोसा कम है आजकल, ये पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, तो पढ़ लीजिए। 1 साल का कूलिंग पीरियड, आई थिंक जो वर्ड आप यूज करते हैं, कूलिंग पीरियड दे दिया गया कि 1 साल तक मैं आपको तंग, 1 अप्रैल 22 से, 21 22 का क्वेश्चन तो आप कर ही रहे हो, मतलब 1 4 22 से 31 मार्च 23 तक भी आपके पैन अगर इनऑपरेट हो जाता है तो वो 5 कॉन्सिक्वेंसेस हम आपके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, उसके बाद डीम्ड क्या हो जाएंगे, अप्लाई। आगे ठीक है, हाउएवर द टैक्स पेयर वुड बी लायबल टू पे अ फी इन अकॉर्डेंस विद, वो तो फीस तो देनी पड़ेगी, जो भी आपकी जहां फीस बनती है। मान लो आधार से लिंक इनऑपरेटिव क्यों हुआ था तब, अगर आधार कार्ड लिंक कराया था, आधार लिंक ना कराने की फीस थी, और फीस आप देनी पड़ेगी, वो तो पहले भी थी, ठीक है ना। तो ये मेरा मेन आपके साथ 12 पेज है, 12 तो इन्होंने थोड़ा समरी ज्यादा दे दिया, तो ये लास्ट में जाते थे, 5वां बोल देते हैं पैन क्या था, इनऑपरेटिव, मतलब क्रक्स है जी आपकी अमेंडमेंट का मेरे अकॉर्डिंग। पैन इनऑपरेटिव, हाँ, एक कूलिंग पीरियड की बात करी गई इसके अंदर, कूलिंग पीरियड, और कॉन्सिक्वेंसेज आप पढ़ेंगे, 5 कॉन्सिक्वेंसेज या इम्प्लीकेशंस, ये आपको याद रहेंगी, ठीक है। कूलिंग पीरियड कितना, 1 साल दे दिया, कब से, सॉरी, 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23, डाउट बताइए, डन हो गया। अब आ जाइए सर, छोटा सा मेरे पास जीएसटी अमेंडमेंट पे आ जाइए, जितना जितना मुझसे अमेंडमेंट हो पाएगा आप कवर करते हैं, आइएगा। जीएसटी अमेंडमेंट में छोटी छोटी बात, पहले पेज तो जनरली बातें कर रहे हैं, पहले पेज तो जनरली बात है। जीएसटी अमेंडमेंट में पहला चैप्टर कौन सा था, चैप्टर 2, मींस दैट क्या था, सप्लाई। बच्चे, सप्लाई में भी कुछ अमेंडमेंट आई है क्या, बड़ी छोटी सी अमेंडमेंट, और अच्छी बात यू ऑलरेडी कवर्ड इट, याद नहीं होगा तो करा देता हूं, 7(1) का डबल रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम द 1 जुलाई। क्या था, छोटी बात है यार, क्लब एसोसिएशन ग्रुप आपस में उन्हें मेंबर्स को सर्विस देते थे, मेंबर उनको सर्विस देते थे। वैसे हमने एक लॉ में पढ़ा था, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज हमने पढ़ा था, विदाउट कंसिडरेशन आपस में जो सर्विस देते हैं वो डिस्टिंक्ट पर्सन है। अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी क्लब अपने आप में एक डिस्टिंक्ट पर्सन है, पहली बात तो जीएसटी में लायबल है। पर यहाँ कुछ केस लॉस चल रहे थे आईसीए के अकॉर्डिंग, पहले बताया, जहां वो कहते थे नहीं जी ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, सेम ही पर्सन है, फलाना है फलाना फलाना है। अब आईसीआई ने उस चीज को दूर कर दिया, अब क्लब को, एसोसिएशन को, मेंबर्स को, दोनों को क्या माना गया, डिस्टिंक्ट पर्सन। कोई वो सर्विस आपको दे या वो आपसे ले, दोनों किसमें कवर होते हैं, जीएसटी, सप्लाई में कवर होते हैं, तो उस पर जीएसटी लगेगा, पर विद कंसिडरेशन, एंड रेट्रोस्पेक्टिव। एक और इन्होंने कहा, अनलेस अदरवाइज स्टेट इन द डिग्री कोर्ट जजमेंट, पहले जो लोग जजमेंट लेते थे कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है तो इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर कौन होएगा, तो सरकार ने कह दिया इसके ऊपर माई बाप आ गया, क्या चीज, एक्टिविटी ट्रांजैक्शन बिटवीन अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड इट्स मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है, इन स्कोप ऑफ सप्लाई में डाल दिया गया। फॉलोइंग अमेंडमेंट आपके सामने है, हमने कर लिया, और ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट ग्रीन में लिखा हुआ है, जो मेन कीवर्ड्स है, रेट्रो डबल ए, पहले ए था वहां पे, सेल एक्सचेंज बाटर, अगर आपको याद आया हो, ठीक है ना, लाइसेंस लीज रेंटल्स डिस्पोजल्स, वो चीज था, और ये भी आ गया। दिस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटी ट्रांजैक्शन, द स्कोप एक्टिविटी जो भी लिखा हुआ है, और वाइसा वर्सा भी लिखा, क्लब मेंबर को सर्विस है, ठीक है, मेंबर क्लब को सर्विस दे, दोनों किसमें कवर हो जाएंगे, जीएसटी सप्लाई में कवर हो जाएंगे। इसके ऊपर आई थिंक सो एमसीक्यू बन जाए, अदरवाइज क्वेश्चन का पार्ट तो फिर बनते ही बनता है। पहले बच्चे कहते थे कि एग्जाम है, अब नया अमेंडमेंट है तो फिर ये टैक्सेबल का पार्ट बनेगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं कहीं आपको बता दूं, कुछ लिखा हो, मुझे भी देखना पड़ता है समटाइम, ये पढ़ लीजिए, फर्दर एक्सप्लेनेशन जो आईसीए या क्लैरिफिकेशन बॉडी ने अगर क्या इंसर्टेड 7(1) टू क्लैरिफाई दैट द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, द पर्सन एंड हिज मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट शैल बी डीम्ड टू बी क्या, टू सेपरेट पर्सन। देखो ग्रीन में लिख के बड़ा मजेदार चीज है, दूर से पता चलता है क्या है। एंड द सप्लाई ऑफ एक्टिविटी ट्रांजैक्शन इंट्रा लिया शैल बी डीम्ड टू टेक प्लेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। द क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड्स फॉर अ नॉन ऑब्स्टेंस क्लॉज, इट शैल हैव बीन ओवरराइडिंग फैक्ट ऑफ एनीथिंग कंटेन्ड, ये पढ़ो, anything contained in a law for time being in force, any judgment, decree, order, court, सब को रद्द कर दीजिए।
इससे पहले जो केस स्टडी आई हैं, कहीं केस लॉ हुए हैं, कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि ना ये दोनों एक ही बंदे हैं, अब सारे जजमेंट, डिक्री, कोर्ट ऑर्डर क्या हो जाएंगे? नल। और अथॉरिटी, दिस सेक्शन से प्रिवेंट्स द यूज ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ क्या? म्यूचुअलिटी बाय सच पर्सन टू अवॉइड जीएसटी लाइबिलिटी। पहले वो जीएसटी लाइबिलिटी से अवॉइड करते थे, अब जीएसटी से बच नहीं पाएंगे। दिस इज द ओनली वन अमेंडमेंट इन दिस सेक्शन, इन दिस चैप्टर, इन दिस होल चैप्टर। डन हो गया। इसके अलावा ये बाकी ठीक है, बोल दूंगी ना, ओवर रूल्स द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द स्टेट ऑफ जो भी केस थी उसका सब कुछ हो गया। लो जी, अगला चैप्टर चार्ज ऑफ क्या है? जीएसटी। चार्ज ऑफ जीएसटी में एक चीज नहीं आ गई जिसको हम कॉम्पोजिशन स्कीम में पढ़ते थे, क्या? मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कुछ 4 आइटम, मुझे बताइए किसको कॉम्पोजिशन नंबर नहीं मिलता था? किसको? 4-5 लोग थे पहले तो, 4-5 तरह के लोग थे। पहले मैं इसको छोड़ते हुए मैं आपसे मेन बात कर लूंगी तो फिर मिक्सअप कर दो। इन्होंने अगर लिखा हुआ नहीं, लिखा नहीं हुआ इन्होंने। 4-5 लोग क्या? जो इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं, ठीक है, जो सीटीबी हैं, जो एनआर हैं, जो ईसीओ हैं, 4-5 लोग ये थे। और जो लोग 4 मैन्युफैक्चरर्स हैं, आइसक्रीम, रेटेड वाटर, तंबाकू प्रोडक्ट्स, पान मसाला, अब वहां पे 4 प्रोडक्ट और ऐड कर दिए, वहां पे 4 प्रोडक्ट और ऐड कर दिए। पर याद रखिएगा कंपोजिशन स्कीम भी अगर मैं थोड़े मजे ले लूं आपके साथ, 2 तरह की थी, गुड्स और सर्विस की। गुड्स के लिए लिमिट क्या थी? कई जगह 1.5 करोड़, कई जगह 75 लाख, वो 8 हमने क्या बनाया था वो, हाँ 7 सिस्टर कुछ बनाया था। तो आप पेपर में याद रखना, मुझे तो याद नहीं 7 सिस्टर क्या है। तो असम वगैरह, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम था, नागालैंड, त्रिपुरा, जो भी था आपका, उत्तराखंड वगैरह, तो वहां 1.5 करोड़ 75 लाख और 50 लाख सर्विस का, ठीक। तो वहां की सारा कॉम्पोजिशन डेटोकॉपी है। बस एक चीज रखिएगा, जो ये 4 आइटमें ऐड करी हैं, ये सिर्फ 1.5 करोड़ वाले में ऐड करी हैं, सर्विस सेक्टर वाले में ऐड नहीं करी। शायद कुछ लोग इसका सर्विस सेक्टर करते हैं, ये सिर्फ किसके लिए कवर करा निर्धारित किया? मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन, नॉट प्रोवाइडर। 50 लाख की कंपोजिशन की लिमिट के लिए भी तो वही था ना तो बंदा ईसीओ हो, ना इंटरस्टेट करे, ना एनआर हो, ना सीटीपी हो, और उसके लिए लिमिट वही 4 काम ना करता हो। अब ना किसका नाम था? आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू, रेटेड। बट जो ये डेफिनेशन ऐड करी है अंग्रेजी में, फिर बोल रहा हूँ, ये 1.5 करोड़ की लिमिट वाली में, एग्रीगेट टर्नओवर वाली में ये काउंट करी है। ये 4 काम अपना करते होने चाहिए अगर कंपोजिशन नंबर लेना है। 4 काम क्या है? पहले मैं पुराने पढ़ा देता हूँ। Relative notification that the manufacturer of following goods cannot opt for that याद आया कुछ? 4 क्या? आइसक्रीम, एडिबल ऑयल, पान मसाला, तंबाकू प्रोडक्ट्स और रेटेड वाटर। नोटिफिकेशन नंबर 1, 4, 22 आपके सामने है। नोटिफिकेशन नंबर क्या हुआ? फॉलोइंग आइटम्स इंक्लूड अमेंडेड। चलो सर, ये देखो कुछ नाम आपके सामने, नाम पढ़ेंगे तो डर लगता है, फोटो देख के याद आ जाता है क्या? ये आईसीए का सबसे बेस्ट फीचर। हम नाम नॉर्मल टीचर्स की क्लास सुन रहे हैं, देख रहे हैं, किसी को पता ही नहीं क्या वर्ड है, फ्लाई ऐश ब्रिक्स। अब देख के ऐसा, हाँ देखो तो है, आजकल बिल्डर्स ये ब्रिक्स बड़ी यूज कर रहे हैं। आप नॉर्मली अपने घर की देखी हैं, उसको यूज करने में क्या है, वो छोटी हैं, लगाने में टाइम लगता है। ये बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, जस्ट ऐसे ही रखे जाते हैं, खुद सीमेंटेड बने हुए हैं ऑलरेडी, थोड़ा सा सीमेंट लगता है और ये ऐसे ही लग जाते हैं। आजकल जितने आपके हाई राइज बन रहे हैं या आपके जो बिजनेस पार्क्स बन रहे हैं, स्केयर्स बन रहे हैं, मेरे घर के पीछे तो बत्ती रहते हैं, तो वहां पे ये सारे ही लग रहे हैं आजकल। ठीक हो गया? तो पढ़िए डिस्क्रिप्शन क्या। फ्लाई ऐश, नाम बड़ा अजीब है, फिर बोल रहा हूँ, बट थोड़ा दिमाग में रखिएगा। फ्लाई ऐश और फ्लाई ऐश एग्रीगेट विद 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट। फ्लाई ऐश ब्लॉक्स मतलब ब्रिक्स हो गया। एक लॉकिंग टाइल सुना है? लॉकिंग टाइल जो हम नीचे लगाते हैं, फ्लोर में लगाते हैं, अगर सोसाइटीज में लगी होती है, मंदिरों में लगी होती है, तो लॉकिंग टाइल्स होगी। ये नंबर नहीं याद करना आपने। ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, ये तो अपने पता ही है, ईंटें नॉर्मल देखा ही आपने। और अर्थन और रूफिंग टाइल्स, ये भी देखी होंगे आपने, टाइल्स हट के ऊपर, जो स्कूल्स में मोस्टली होती हैं या हट के ऊपर लगी होती हैं। इन 4 की अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको कभी भी कंपोजिशन नंबर नहीं मिलेगा। ओके, ये अमेंडमेंट है। टॉपिक अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। पेपर में बोल सकता है कि बंदे का काम है, फ्लाई ऐश का काम है, वो कंपोजिशन नंबर अप्लाई करना चाहता है, कहाँ कर ले। हम तो 4 चीजें पढ़ के आए हैं, 4 पॉइंट पढ़ कर आए हैं कि जो ये काम करेगा उसको नंबर नहीं मिलेगा। पर यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा, इन 4 लोगों को भी कॉम्पोजिशन नंबर 1.5 करोड़ वाला, मैन्युफैक्चरर वाला, प्रोवाइडर वाला नहीं, वो नहीं मिलेगा। Does the manufacturer of the above mentioned goods have become ineligible for opt क्या? Composition. This is the point। और ये मेरा यहाँ पे खत्म हो जाता है। इतना सा छोटे छोटे पेज पे अमेंडमेंट है, कहने के लिए 26 पेज है, बट 26 पेज मीन चैप्टर्स है, 14 तो चैप्टर है सर, सबके एक 2 पेज भी हुए तो 26 तो ऐसे बन जाते हैं, सिंपल, घबराना नहीं। एग्जाम्पशंस फ्रॉम जीएसटी, याद आया एग्जाम्पशन चैप्टर? हाँ जी सर, एग्जाम्पशन चैप्टर याद है जी। याद है नहीं है तो मुझे पता है। तो अमेंडमेंट क्या आई इन द सर्विस एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी? पहली सर आपके सामने रही, कुछ जगह सरकार ने वर्ड काटे, आप घर जाके इसको नोट्स में सामने रख के कटिंग कर सकते हैं। क्या? फॉलोइंग एग्जिस्टिंग एग्जम्पशंस हैव बीन अमेंडेड। ध्यान देना, जहां प्योर सर्विस था, ये आपकी बुक में शायद सेम ही मिल जाए, एग्जम्पशन चैप्टर में खोल लीजिए,
एग्जम्पशन चैप्टर में सर्विस नंबर 3 मिल जाएगा। एग्जम्पशन चैप्टर में चैप्टर 4 है एग्जम्पशन हमारा, सर्विस नंबर 3 देखो है प्योर सर्विस एक्सक्लूडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। फटाफट देखिए मिला, वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ चेक करिए, गवर्नमेंट के साथ सेंटर, स्टेट, यूटी और लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट अथॉरिटी लिखा हुआ है वहां पे, तो वो काट दीजिए। अभी ये सिलेबस से कट चुका, मगर गवर्नमेंट अथॉरिटी को या किसी गवर्नमेंट एंटिटी को आगे सर्विस देंगे तो नाउ क्या होगी, वो टैक्सेबल, तो अब वहां से काट सकते हैं। नाउ इफ सर्विस प्रोवाइड टू गवर्नमेंट अथॉरिटी, 1-1-22 से अमेंडमेंट आ गई है, ये गवर्नमेंट एंटिटी को सर्विस देंगे। वैसे कई जगह ये वर्ड काटा, जहां जहां गवर्नमेंट अथॉरिटी और एंटिटी था कई जगह काट दिया। अभी दिखाता हूं मैं आपको। इसके बाद आइए, ये देखो पूरा लैंड वॉल है, जी ज्यादा के गांव और म्यूनिसपैलिटी। हाँ, फिर 3A इसके नीचे ही है। हाँ, वहां पे भी जहां पे गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी हो वहां काट दीजिएगा। अथॉरिटी और एंटिटी दोनों जगह देखो, बाकी सब सही है। वही मोर देन 25% देखो, चेक कर लेना, ईच एंड एवरी वर्ड चेक कर लेना। जहां मुझे कटिंग लगी है इसे ने कर रखी है, जहां कुछ चेंज होगा मैं बताऊंगा अभी, और बनाने वाली है अपॉइंटमेंट इसमें। और मेरे अकॉर्डिंग पक्का एग्जाम्पशन में से मतलब एक गुड वाइब सोची जाए, आप किस्मत झमकेंगे। ये 26 पेज और 12 पेज, मतलब कहने के लिए 38 है। कर कर अगर आप जाएंगे 20 से 25 नंबर का पेपर मेरे अकॉर्डिंग आपको यहाँ से 20 से 25। इनकम टैक्स में फूड हमें इंपॉर्टेंट देखो, स्लम सेल में चलो मैं मान लेता हूँ, अगर आया नहीं काफी टाइम से, अगर आ गया तो फिर मजेदार। अदरवाइज पैन ऑपरेटिव थ्योरी या टीडीएस तो पक्का ही, तो ज्यादा नहीं है ना वहां पे, ठीक है। जीएसटी के तो ऐसी ऐसी अमेंडमेंट्स आई हैं आपको पेपर में दिखने को मिलेंगी, और पॉइंट डायरेक्ट सेट बैठेगा अगर आपको याद आ जाएगा क्या है। अब नेक्स्ट देखिएगा 15 पॉइंट, कुछ याद है 15 पॉइंट। तो इन्होंने यहाँ पे पॉइंट अमेंडमेंट करा है बड़ा छोटा सा, क्या अगर आपको ट्रांसपोर्ट बाय रोड याद हो या ट्रांसपोर्टेशन याद हो, बाय एयर, बाय रोड, बाय रेलवे, बाय वॉट, यही था ठीक। बाय रोड वाले में हमने कुछ चीजें माफ करी थी, जैसे स्पेस कैरेज, आपकी बस, अगर आपको याद हो पॉइंट नंबर 15 ओपन कर लीजिए अगर आपके पास आ गया हो, पढ़िए यहां से रीजिए पढ़ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पेनिड बिलोंगिंग्स बाय क्या एयर इम्बार्क स्टार्ट करते हैं या टर्मिनेट करते हैं इस स्टेट्स में, कुछ याद आया। तो ये क्या था, एग्जाम आज भी है, आज भी है याद करने का तरीका। दूसरा, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन क्या, रेडियो टैक्सी, इसको छोड़ते हुए अदर देन क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग टूरिज्म छोड़ते हुए, या चार्टर व्हीकल करते हुए, वो भी क्या था एग्जाम। मतलब नॉन एसी कार अगर हम उसे पूछते हैं, दो कामों के लिए यूज होती है, एक तो नॉन एसी कार रेडियो टैक्सी है, ओला उबर, ओला उबर है तो सिंपल वो टैक्सेबल, सिंपल हो गया। दूसरा, अगर वो टूरिज्म के लिए यूज होती है तो वो टैक्सेबल थी, अदरवाइज वो माफ है, अदरवाइज वो माफ थी। अब आप सही, सी स्टेज कैरेज आपकी नॉर्मल बस हर स्टेज पे रुकी जाती है, अदर देन किसके, एसी, मतलब कल मिला के कसम खा लीजिए एसी तो कहीं माफी नहीं है, एसी तो कहीं माफी नहीं है, जहां एसी बढ़ा गया टैक्सेबल, तो टैक्सेबल है, ठीक हो गया। कैरेज हाउ एवर नथिंग कंटेन्ड इन आइटम बी और सी, बी तो फिर यही था ना नॉन एसी वाला, और सी भी क्या था, स्टेज कैरेज नॉन एसी वाला। क्या अबव शेल अप्लाई टू सर्विसेज सप्लाइड थ्रू 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 क्या, मैं क्या, अब ये भी टैक्सेबल हो जाएंगे इफ दीज व्हीकल्स आर बुक थ्रू ईसीओ। जैसे आपकी रेड बस ऐप आती है, वो एसी बस तो बुक करती होगी, क्या वो नॉर्मल एसी बस नहीं बुक करती, सर वो भी करती है जी। मैं रेड बस बुक ओपन कर लेता हूं ऐप अपने मोबाइल पे, तो सीट बुक कर लेता हूं अपने यहाँ पे, वो नॉन एसी कैरेज है, नॉन एसी स्टेज कैरेज है वो, तो क्या वो टैक्सेबल होगा, यस। आज के टाइम पे इफ नॉन एसी व्हीकल्स, इफ नॉन एसी व्हीकल्स जो पहले माफ थे, देखो टूरिज्म वाला तो पहले भी टैक्सेबल था, ये तो बिजनेस कर रहा है भाई मेरे, तो पहले भी रेडियो टैक्सी चल रहा है, जो पहले माफ थे आज वो टैक्सेबल है इफ दे आर बुक्ड थ्रू ईसीओ, दैट्स इट, ओके हो गया। एंड नोटिफाइड अंडर सेक्शन फलाना फलाना हो गया, और यही नोटिफाइड अंदर बोल दिया, आर द सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, याद आ गया कुछ, ओमनीबस, जो छोटे माफ थे व्हीकल्स सप्लाइड थ्रू ईसीओ, इन सच अ केस द टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ सर्विस शैल बी पेड बाय द, तो ईसीओ यहाँ पे कौन हो जाएगा, प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, रिसीवर हो जाएगा आपका जो व्हीकल वाला, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अब इसको पढ़ के देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, इन केस where service of transport of passengers by non-air-conditioned contract carriage other than radio taxi, excluding tourism, conducted tour, charter or hire of non-AC conditioned state carriage. भाई दोबारा 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 बताऊं, ये क्रक्स है, अगर आप मेरी बात समझते हैं, ये क्रक्स है, टाइम खत्म, सारी बात छोड़िए, ऊपर का तो पढ़ लिया, चलो रिवाइज हो गया इसी बहाने। ये क्रक्स है, सिंपल भाषा में जहां जहां नॉन एसी माफ था, जहां जहां माफ था वहां पे अगर सप्लाई थ्रू इश्यू सच सर्विस आर नॉट एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, बात करो फर्दर टैक्स ऑन सच सर्विसेज शैल बी पेड बाय
तो बस ये चीज में आ गई, ठीक है। और एक जगह और आया है यहाँ पे भी 17 पे, ये सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट कंपनी बिलोंगिंग टू, याद है कुछ, रेलवे इन क्लास अदर देन क्या, फर्स्ट और एसी, एसी तो माफ ही नहीं भाई, फर्स्ट क्लास भी कैसे माफ करेंगे, अमीर लोग फर्स्ट क्लास में जाते हैं, साल बाद जीएसटी के चक्कर में पड़ेंगे। अपने जैसे बंदे की बात कर रहे हैं, जनरल क्लास की, ठीक हो गया। अगला पढ़िए, मेट्रो मोनो रेलवे ये माफ है, इनलैंड वाटरवे माफ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन किसको, जो प्री डोमिनेट, टूरिज्म तो कहीं माफ नहीं करा है, टूरिज्म से पैसा छान है, तो सरकार वहां जीएसटी की छोड़ेगी, सिंपल सी बात है। लॉज थोड़ा सा लिंक बनाया करिए, इन अ वेसल बिटवीन द प्लेसेस लोकेटेड इंडिया वो माफ है, मीटर कैम एंड ऑटो रिक्शा भी भाई साहब आपके क्या थे, माफ थे, बट अब फिर उठा लिया, आजा पता किसको उठा लिया, ई पॉइंट, ई पॉइंट तेरा कौन है, रिक्शा वाले भी नहीं छोड़े। अगर तेरे रिक्शा वाले, सही कह रहा हूं मैं, ये अब चलो अपने यहाँ तो अब रिक्शा वाले कोई उस पे नहीं है, आई थिंक सो ऐप पे, आई थिंक सो आगे होंगे, वो भी होंगे, हाँ, तो वो भी अब टैक्सेबल है, वो भी इसमें जीएसटी है। कोई मुझे धीरज ने बताया पीछे, धीरज सर गुड़गांव गए थे, कहते वहां तो ऑटो रिक्शा ऐप पे चल रहे हैं, बड़े बड़े सही चल रहे हैं, कि हम कैंप्स वगैरह बुक करेंगे 200 300 लेते हैं, ये 50 लेते हैं, 50 में छोड़ने आने के लिए, तो ये पॉइंट है। शेल अप्लाई टू सर्विस अप्लाइड थ्रू एन ईसीओ एंड अंडर सेक्शन, ये टैक्सेबल है। फिर पैरा छोड़िए, सीधा करक्स आप अपना आ जाइए, इन अदर वर्ड्स, देखो इन्हें पूरा छाप के दिखाया, ई रिक्शा, अब ऑटो रिक्शा, टैक्सी वगैरह जो भी है, वेयर सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय मीटर कैप, जो बॉम्बे वगैरह चलती हैं, ऑटो रिक्शास इंक्लूडिंग ई रिक्शास आर सप्लाइड थ्रू, पहले रिक्शा माफ था, अब टैक्सेबल है इफ सप्लाइड बाय ईसीओ। सर सर्विस आर नॉट एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, फर्दर टैक्स कौन देगा, प्लीज। तो याद करने का तरीका, दो जगह सरकारी बंदे बाहर कर दिए, गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट, दो जगह आपके जो ई रिक्शा, मीटेड कैब या ऑटो रिक्शा, इधर उधर वाले में बात करूं तो स्टेज कैरेज बस या नॉन एसी कार वगैरह जो टूरिज्म वगैरह नहीं है, मतलब सिंपल भाषा में जो पहले माफ था, जो पहले माफ था, इफ दे आर बुक थ्रू ईसीओ देन इट्स टैक्सेबल, नॉट एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ओके। नेक्स्ट आइए 72 पॉइंट, ये भी आपकी बुक में है, जल्दी ओपन करिए, और मुझे खुद पढ़िए अमेंडमेंट क्या है वहां के अंदर, वहां पे, हाँ बिल्कुल सही, वहां पे पहले क्या लिखा हुआ था, टोटल एक्सपेंडिचर आपके सेमिनार का, आपके ट्रेनिंग का, अगर कौन पे करती है रेंजे, गवर्नमेंट, तो वो सर्विस क्या थी, एग्जाम्प्ट। जैसे अगर जीएसटी के लिए मुझे बुला लिया सेमिनार के लिए, सर जी हमारे एम्प्लॉइज को आगे जीएसटी समझाइए, मैंने समझाया, मैंने बिल बनाया 2 लाख रुपए का, तो वो जो मुझे 2 लाख गवर्नमेंट दे रही है सारे का सारा, तो उस पर जीएसटी में नहीं चार्ज करूंगा, वो सर्विस क्या थी, एग्जाम्प्ट। अगर उस 2 लाख में से, अब पढ़िए क्या, सर्विस प्रोवाइड टू द सेंटर स्टेट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच 75% और मोर, अगर उससे 75 और मोर अगर सरकार खर्चा करेगी, देन आज भी वो क्या है, माफ है। यार रखिएगा, पेपर में केस स्टडी आ सकती है, 2 लाख का मैंने बिल बनाया चंडीगढ़ गवर्नमेंट को, चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने इसका 75% खुद डाला, 25% किसने डाला, कॉमन सेंस एम्प्लॉइज ने, सारे पैसे दे सकते, तो 75% 1.5 लाख मुझे किसने दिया, गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट मतलब चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने, और 25% 50,000 किसने दिया, एम्प्लॉय ने, तो ये सर्विस क्या है, एग्जाम्प्ट, बिकॉज 75% कौन दे रही है, और है ना, 75% और है, लेस देन नहीं है, तो फंस जाते। अगर उल्टा बोल देते ये 70% कौन दे रही है, गवर्नमेंट, तो ये सर्विस क्या हो जाएगी, टैक्स। और सारी सारी, ये नहीं कि वो 40% 30% एक्सेप्ट होगा, 2 लाख रुपए मुझे बिल रेज करना पड़ेगा सर, फिर तो 2 लाख का बिल, अपनी सर्विस 18 में आती है, 2 लाख का 18% 36,000, 2,36,000 का बिल जाएगा अपना डिपार्टमेंट के नाम पे। तो रिमेंबर दैट ये अमेंडमेंट आई है। इसके बाद एक 61A न्यू एग्जम्पशन इंट्रोड्यूस हुई है, ये पहले आपकी बुक में नहीं है, देखो कहीं 61 के नजदीक कुछ है तो वहां पे ऐड कर लीजिए, या नीचे एरो देके ऐड कर लीजिए, बड़ी छोटी सी है, क्या, सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट, मुझे याद है परमिट मिलते हैं गाड़ियों को, टैक्सीज को तो मिलते ही मिलते हैं, मैं हैवी ट्रक की बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया परमिट, गुड्स कैरेज, स्पेशली क्या कहा वर्ड देखो, गुड्स कैरेज टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया, कॉन्टिगियस स्टेट्स, एक स्टेट से दूसरे जाते रहते हैं, यूपी वगैरह बिहार वगैरह में, कहाँ कहाँ जाते हैं, इनके लिए जो फीस वगैरह सर्विस देती थी गवर्नमेंट, इनको नेशनल परमिट कौन देगा, प्राइवेट बंदा देगा नहीं, गवर्नमेंट, तो उसके ऊपर कोई जीएसटी, और फीस लेते भी हैं तो उस फीस के ऊपर कोई जीएसटी पार्ट नहीं लिया जाएगा। नो नाउ दिस सर्विस इज एग्जम्प्ट इफ नेशनल परमिट प्रोवाइड टू दैट गुड्स कैरेज पर्सन, तो ये नई सर्विस है, स्टार मार्क, स्टार मार्क है, नई सर्विस है। और नीचे ठीक है, विड्रॉल ऑफ एग्जिस्टिंग assumption, क्या छीन लिया इन्होंने, पढ़ लो जल्दी यार, 43 नंबर, चलिए क्या था, एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी अवेलेबल फॉलोइंग सर्विस विड्रॉन, जो ये आप लीजिंग एसेट देते थे, इंडियन रेलवे, सर्विस ऑफ लीजिंग ऑफ एसेट, रोलिंग स्टॉक एसेट, वैगन्स, कोचेस बाय द इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, किसको, इंडियन, आपको बताना चाहिए इंडियन रेलवे अलग चीज है, उसका एक इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लगा है, जिसको इंडियन रेलवे डिमांड रेज करता है,
हमें वैगन चाहिए, हमें कोचेस चाहिए, अब पटड़ी नहीं बिछानी है, हमें रिपेयर करानी है, फलाना करानी है, ये सब करा के कौन देता है? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। जो ये आपस में सर्विस वगैरह देते थे पहले, ये क्या था? एग्जाम। नाउ दिस सर्विस आर क्या है? टैक्सेबल। तो ये एग्जाम्पशन अब विथड्रॉ कर दिए, स्टार मार्क है, ये भी स्टार मार्क है। पैरेलल अमेंडमेंट इन एग्जाम्पशंस फ्रॉम आईजीएसटी, तो चलो कहने की बात, जहां जहां सीजीएसटी अमेंडमेंट हुई है तो आईजीएसटी में भी अमेंडमेंट्स। अब कहो जी इंटरस्टेट काम कर रहे हैं तो वहां जो एग्जाम्पशन होगी वो ऑल ओवर पैन इंडिया होगी, नॉट स्टेट लेवल होगी। देखो सर, आपने सीजीएसटी में तो माफ कर दिया, आईजीएसटी में तो करा नहीं। जहां जहां मैं ये माफ कर रहा हूँ वो आईजीएसटी में भी माफ है, ठीक है। हैज बीन कैरिड आउट बाय अमेंडिंग, वैसे आईजीएसटी में इसलिए उसमें नहीं है, हम सीजीएसटी की बात कर रहे हैं। नोटिफिकेशन नंबर फलाना फलाना जो भी आपका हो गया, डन। ये मेरे तरफ से चैप्टर आई थिंक सो ओवर है, मेरी तरफ से एग्जाम्पशंस तक मेन हुआ। अब चलते हैं आईटीसी, ये सुन के अलग बुहार चढ़ जाता है। तब ये क्या बात करेगा? बड़ी छोटी बात करी और बड़ी मजेदार बात करी। मुझे थोड़ा सा डाउट है, शायद आपकी बुक में इस चीज के ऊपर क्या लिखा हुआ है मुझे पता नहीं। आईटीसी ओपन कर लीजिए, वहां मुझे बताइए जब क्या होता था, सामने वाली पार्टी जब बिल अपलोड नहीं करती थी तो अन अपलोडिंग बिल्स का हमें कितने परसेंट क्रेडिट मिलता था एलिजिबल का? चेक करिए, वहां 5 था या 10 था आपके नोट्स में? चेक करिए आईटीसी में। अब ये पॉइंट क्या था, मेरी बात सुनिएगा जी। मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए का सामान परचेज किया, ठीक है, किसी राम से। उसने उस पर जीएसटी लगाया, आप जानते हैं जीएसटी लगाया 12%, ठीक हो गया। तो कितना टैक्स लग गया जल्दी बोलेगा? 1,20,000। टोटल बिल बन गया 11,20,000। अब ये सामान बेचा उसने किसको? शाम को। पॉइंट इज दैट शाम को इस क्रेडिट का, इस 1,20,000 का क्रेडिट कब मिलेगा? अगर आपको याद हो सर, 3-4 कंडीशन थी। उसके पास बिल होना चाहिए, पोजेशन, ठीक है। दूसरा, गुड्स रिसीव हो जानी चाहिए। तीसरा, सामने वाली पार्टी ने टैक्स की क्या कर देनी होनी चाहिए? पेमेंट। चौथा, सामने वाली पार्टी ने क्या भर देनी चाहिए? रिटर्न। मैं कह रहा हूं सारे काम पूरे हो गए, सामने वाली पार्टी ने क्या नहीं भरा? रिटर्न नहीं भरा, ठीक है। ऐसे ही राम ने एक और सामान बेचा था शाम को, कितने का? मान लीजिए 2 लाख का। उस पे भी 12% क्या था? जीएसटी। कितना बनता है? 24,000। कितने का माल हो गया? 2,24,000 का। इसका भी वही चक्कर पड़ेगा। पहले क्या होता था कि अगर मान लो राम ने ये बिल भर दिया 10 लाख वाला, ये 2 लाख वाले की रिटर्न नहीं भरी, जब रिटर्न में नहीं दिखाया, तो हमने कहा था आपका एक वर्ड होता है एलिजिबल क्रेडिट। क्या वर्ड है? एलिजिबल क्रेडिट। एलिजिबल क्रेडिट तो फिर 120 बना, जिसके बारे में सारी कंडीशन फुलफिल है। ऑल, बिल भी है, गुड्स भी आ गई, पेमेंट भी हो गई और रिटर्न भी हो गई। याद है? इन एलिजिबल क्रेडिट कितना हुआ था? 24,000, जिसके बारे में राम ने अभी तक कोई खबर नहीं दी। अब कह भी नहीं सकते फोन पे में, तो बाद में पता चलेगा। तो हमने क्या कहा था? कोई बात नहीं, सारा इन एलिजिबल क्रेडिट कैंसिल नहीं करेंगे, सॉरी। तो आपको एलिजिबल क्रेडिट का कितने परसेंट देंगे? 20%। एलिजिबल क्रेडिट का कितने परसेंट? 20। तो कुदरती बात है, चलो वो भी 24 ही बन रहा है एग्जाम्पल में। अदरवाइज पहले तो ये 20 पढ़ रहे हैं, ये रॉन्ग है। आपकी बुक में पेज नंबर 716 पे पॉइंट नंबर 4 पे चेक करिएगा, एक पॉइंट लिखा हुआ है 20% वाला, वो काट दीजिए, 20 नहीं है। पहली बात तो ये श्रुति ने भी पहले मुझसे पॉइंट पूछा था, ये 20 की जगह लास्ट ईयर रेंज कितना हो गया था? 5। पहले तो ये 20 की जगह लास्ट ईयर कितना हो गया था? 5। अब सरकार ने 5 भी काट दिया, अब कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब चुपचाप जिस जो बिल अपलोड हो गया, सिंपल भाषा, सिंपल भाषा, जो बिल अपलोड हो गया उसका क्रेडिट मिल जाएगा, जो बिल अपलोड नहीं हुआ उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। दैट्स इट, खत्म बात। अब मेरे लिए क्रक्स तो ये है, बाकी अब जो मर्जी सोची जाइए। मैं जीएसटीआर 1 भरूंगा, उसके 2B में दिखेगी, मतलब वो थ्योरी है, जितना मर्जी पढ़िए। अब पॉइंट इज दैट इन एलिजिबल क्रेडिट नाम की कोई चीज है ही नहीं। सिंपल भाषा में, जो क्रेडिट आपने बिल चढ़ा दिया उसका क्रेडिट मिलेगा। पहले क्या होता था, जो बिल नहीं चढ़े, जेन्युइन था, हम विश्वास करते थे कि बिल नहीं चढ़े कोई बात नहीं, अगली बार आ जाएंगे, पर कुछ तो क्रेडिट दो, गलती थोड़ा होगी बंदे से। तो हमने कहा था भाई देख, अब चलो 20 दे देंगे, किसका? एलिजिबल का। मैं कहा चलो ठीक है, फिर कहते चलो 5 दे दिया करेंगे एलिजिबल का। फिर कहते देंगे ही नहीं, क्यों? जब बिल ही नहीं, हम हाँ जब बिल लेकर आओगे तब क्रेडिट ले लेना, पर अभी के लिए इन एलिजिबल का कोई क्रेडिट नहीं है। एक बार अंदर से आपने रीड करना है तो कर लीजिए। ITC can be availed by the recipient only if the supplier have uploaded the relevant invoice debit note in the GSTR 1 या 1FF invoice furnishing folio जब का था, and such details have been communicated to the recipient। किसमें? अब 2A बंद कर दिया, उसके कौन सा एक्शन आ गया? 2B। जैसे मेरा 1 पहले 2A में दिखता था, आपका 2 मेरा 1A में दिखता था, ये चीज है, तो वो 2B में दिखता है।
पढ़िए क्या है, विद इफेक्ट फ्रॉम क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। A new clause has been added to Section 16 by Finance Act to stipulate a new condition for availment of ITC. It provides that ITC in respect of any supply of goods or services are both available to a registered person only if the details of the क्या invoice debit note in respect of said supply has been furnished by the क्या supplier in the statement of offered supply, अगर हमें सेल में दिखाएगा, and such details have been communicated to the recipient of such debit note in the specified manner under section 37 रिटर्न जीएसटी में दिखाएगा, ठीक हो गया। कॉन्सिक्वेंटली वगैरह आप देख सकते हैं, no input tax shall be availed by the registered person in respect of invoice debit note or of which are required to be furnished in the section unless क्या लिखा हुआ है, जब तक वो रिटर्न में क्या नहीं करता, फाइल नहीं करता, अदरवाइज उसके अंदर ये रहा, पहले ये पॉइंट होता था, पढ़िए यहाँ से पढ़ना। ITC can now be taken only for those invoices or debit notes whose details are reflected in Form GSTR. That is only when respective suppliers have filled the details of such invoices in their form. GST 1 में मैं दिखाऊंगा तभी आपके 2 में दिखेगा, सिंपल। अर्लियर याद रखना, यहाँ से पुराना बात कर रहे हैं क्या, ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस डेबिट नोट नॉट अपलोडेड बाय द सप्लायर इन देयर फॉर्म, तो पहले उसका कितना मिलता था, अप टू 5, किसका किसका, अब बंद हो गया, अब बंद हो गया, अब 1 रुपए भी एलिजिबल का नहीं मिलेगा, चुपचाप मतलब जो एलिजिबल है बस वही मिलेगा। अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस डेबिट नोट व्हिच हैव बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर, बाकी सब ठीक है, डन हो गया, समझ आया। ये था आपका आईटीसी के अंदर छोटी सी अमेंडमेंट थी और ये खत्म, मतलब इतनी सी थी आईटीसी बट अच्छी थी। पेपर में आप गलती कर देते और जाके बोलेगा जो पहला 8 नंबर क्वेश्चन आना है, ठीक जी मैंने बिल इतने के अपलोड कर दिए, इतने के रह गए, तो आप कहते हैं हाँ यार याद तो आ रहा है, एलिजिबल का इतने परसेंट देना होता है, मेरे पेपर में भी था क्वेश्चन ये, तो अब अब की बार आपने पेपर में उसका कुछ नहीं करना, जो बिल नहीं चढ़े उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आइए, आधार ऑथेंटिकेशन कुछ याद है, मैंडेटरी था, एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन के लिए न्यूली रूल आया था, पढ़िएगा। किन किन के लिए मैंडेटरी था, थोड़ा पढ़ना शुरू करिए। रजिस्टर्ड पर्सन, मैं जो बीच में छोड़ रहा हूँ इसको प्लेन रीडिंग देना आपका काम, एक बार प्लेन रीडिंग देना आपका काम है, अदरवाइज कुछ नहीं करना, कुछ नहीं इसके अंदर, जहां मेन पढ़ना वो ही है, पढ़ो। Who has been issued a certificate of registration under GST shall undergo authentication। तो आपने पढ़ा ही था, ऑथेंटिकेशन तो जरूरी है, क्यों करना पड़ा था, कई लोग आजकल डमी चल रहे हैं। अब वो उनकी क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेस की ऑफिशियल या उसको फिजिकली जो है आप क्या बोलते हैं उसको, वेरिफिकेशन तो होती नहीं है आजकल, आप ऑथेंटिकेशन कर देते हैं, आधार है तो हम ठीक मान लेते हैं, तो जिनों के पास आधार भी नहीं है फिर वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन करनी पड़ती है कि डमी तो नहीं, ये दिखा दिया यहाँ एसडी कॉमर्स पर है नहीं, कागजों में चल रहा है किताबों में, वो नहीं होना चाहिए। तो प्रोप्राइटर इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनर इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कर्ता इन केस ऑफ एचयूएफ, एमडी इन केस, ये सारा सेम है, डिटो सेम है बॉडी है। इन केस ऑफ कंपनी, एनी मेंबर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एसोसिएशन जो भी है, ट्रस्टी इन बोर्ड के केस ऑफ, एंड द ऑथराइज्ड क्या है, साइनेटरी। अब पढ़िए, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर द फॉलोइंग पर्पस, क्या चीज है, नंबर 1 इनके लिए आधार, हमने एक्चुअली आईसीए ने क्या करा, नई अमेंडमेंट क्या निकाली जीएसटी पोर्टल वालों ने, जो नए नंबर इशू होंगे वो बिना आधार ऑथेंटिकेशन तो इशू होंगे नहीं। पहली बात तो देखो, कभी कोई चीज लेकर आनी होती है नहीं तो पुराने को चेंज करना बड़ा मुश्किल है, तो पुराने को तो एकदम से बंद करना मुश्किल है, पुराने कहाँ कहाँ तो निकालेंगे, कितने हजारों लाखों नंबर जीएसटी इशू होंगे। शुरुआत करते हैं नए से, कि जो नया नंबर आज के टाइम इशू होगा, जैसे गाड़ियों के मॉडल है, जो नया आ रहा है वो तो नया बेचो, पुराने को बाद में चेंज करते रहेंगे, पुरानी गाड़ियां मंगाओ, कौन बिल है, तो पहले अब नई गाड़ी तो नहीं बेचनी शुरू करो। सेम हमने क्या कहा, पहले तो जो नया नंबर इशू करना है आप लोग क्या करें, उसको क्या दीजिए, विद आधार ऑथेंटिकेशन, कि हमें फिजिकल वेरिफिकेशन करना ही ना पड़े, तो तब होगी वही बात, अगर पैन लिंक होगा, आधार लिंक होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। और 3 केस और बताए, 3 केस और बताओ, जिन जिनके ये केस पेंडिंग है उनके लिए भी आधार ऑथेंटिकेशन करना शुरू करिए। नंबर 1 फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ क्या, कैंसिलेशन, वो चाहते हैं रेवोकेशन मतलब उनका नंबर कैंसिल होने पे वो चाहते हैं हमारा नंबर कैंसिल ना करें, मतलब हमें दोबारा जीएसटी नंबर दें, मैं फिर आ जा दोबारा जीएसटी नंबर लेना है, ऐसे कर आधार ऑथेंटिकेशन करा के लेकर आ, वो करा के देगा मुझे, ठीक हो गया जी। नंबर 2 फॉर फाइलिंग ऑफ रिफंड चाहिए, आजा फिर कोई चक्कर नहीं, ऑथेंटिकेशन करवा के आ, जहां मौका मिल गया तो तू आजा, ठीक है। 3 रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्ट करते हैं करो, कौन मना करता है, अच्छी बात है, पर आधार ऑथेंटिकेशन करा के आना। 3 केस और दे दिए, पहले तो थे ही थे सर, अब नए नंबर तो विद आधार जाएंगे नहीं जाएंगे, मैं पहले बोल देता हूँ, जो अपने 3 केस पेंडिंग है ग्रीन टिक कर दिया इसे ने, इन केसेस के लिए आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी है। आगे बढ़िए, कॉन्सिक्वेंशली amendments by virtue of insertion of rule 10 have been made in rule 23, रेवोकेशन में कर दिया, इन रूल 89 में एप्लीकेशन रिफंड में, सब जगह जहां जहां रूल्स थे वहां सब जगह चेंज हो गया। अमाउंट में रिफंड ऑफ आईजीएसटी में एक्सपोर्ट के केस में फर्स्ट प्रोवाइजर को प्रोवाइडर किया था, आधार नंबर इज नॉट असाइंड टू एन एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन, सच पर्सन शैल बी ऑफर्ड अल्टरनेट, अगर मान लो तेरे पास आधार नंबर नहीं तो कहते मैंने अप्लाई किया हुआ है तो भी पर्ची नंबर
कोई रसीट नंबर, कोई अप्लाइड नंबर, कुछ तो होगा। चलिए, वाइबल मींस ऑफ आइडेंटिफिकेशन तो पहले भी दिया था हमने उसको। वाइबल मींस क्या था? इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, सच मैनर हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल 10b। क्या? इफ आधार नंबर हैज नॉट बीन असाइंड टू द पर्सन रिक्वायर्ड टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार, सच पर्सन शैल फर्निश द फॉलोइंग आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। नंबर 1, ही इज आधार एनरोलमेंट आईडी, अप्लाइड स्लिप कुछ तो होगी। नंबर 2, बैंक पासबुक फोटोग्राफ दे दो, वोटर आइडेंटिटी कार्ड दे दो इलेक्ट्रॉनिक कमीशन वाला, पासपोर्ट दे दो, ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाय लाइसेंस अथॉरिटी। हाउएवर वंस आधार कार्ड इज अलॉटेड, सच पर्सन शैल अंडरगो द ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार विद इन कितने दिनों में? हाँ, जब आधार आ जाए 30 दिन के अंदर हमें अपडेट कर दे ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ आधार। द अफोरसेड रूल जो है शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू पर्सन नोटिफाइड अंडर कहां पे? सेक्शन 25 टू अ पर्सन एग्जम्प्ट फ्रॉम आधार। हाँ, जो पर्सन एग्जम्प्ट कर दिए थे फॉरेनर्स, उनके पास कहां से आधार आ जाएगा? तो ना वहां का भी रेजिडेंशियल प्रूफ दे देंगे हमें वो, या यूएन गवर्नमेंट, आपको वहां पे गवर्नमेंट को मना किया हुआ है तो वो पर्सन थे, शायद नीचे लिखे भी हूं, मैं पढ़ लेता हूं, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नंबर 2 पढ़िए, क्या चीज है, पढ़िए। Enhanced threshold limit of 40 lakh for registration available to persons exclusively engaged in making supplies of goods not applicable to। इनके ऊपर नहीं है, ज्यादा क्या, वही आपके, अगर 4 लोग वहां बाहर करे थे, वही एरेटेड वाटर वाले, उनके लिए 40 लाख की लिमिट नहीं थी, तो इनके लिए भी 40 लाख की लिमिट नहीं है। याद करिएगा, नोटिफिकेशन नंबर एग्जाम, देखो एक ही जगह अमेंडमेंट आती है, उसका इंपैक्ट कहां कहां जा सकता है वो भी आएगा। ठीक है, एनी पर्सन हु इज एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन द इंट्रास्टेट of goods or service whose aggregate turnover financially does not exceed कितना 40 lakh from obtaining the registration, however the person engaged in making following supply are not eligible for said exemption। इनको 40 lakhs वाली exemption नहीं मिलेगी, वहां पे भी नहीं थी। उनको कहा था अगर 10 रुपए की भी आइसक्रीम बनाएंगे ना साले, 10 लाख भी छोड़िए, 20 लाख भी, 3 लिमिटें हैं रजिस्ट्रेशन में, 3 लिमिटें हैं रजिस्ट्रेशन में गुड्स में, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। तो याद हो आपको, 40 लाख बहुत स्पेशल केस है, 10 लाख कुछ स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स थी, बाकी नॉर्मल 20 लाख है। गुड्स में और सर्विस में आ जाइए, वहां तो 10 और 20, वहां 40 है ही नहीं। तो ये बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ क्या क्या है। अगर इन लोगों को तो कहा था मैंने, तो 10 रुपए की आइसक्रीम भी बनाएगा ना, तुझे रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। तो इनके साथ साथ अगर ये बंदे थे तो ये 4 बंदे भी ऐड कर दिए, वही तेरे फ्लाई एशेस वगैरह, ब्रिक्स वगैरह, बिल्डिंग ब्रिक्स वगैरह, अर्थन रूफिंग टाइल्स। तो याद रखिएगा ये अमेंडमेंट नहीं है, मतलब स्टार मार्क, कि इनके लिए भी लिमिट काउंट करी नहीं, मतलब कंपल्सरी रिक्वायर्ड हो जाएगा, क्योंकि दिमाग लगा वहां कंपोजिशन नंबर दिया नहीं, तो कंपल्सरी क्वाइडी हुआ, कंपल्सरी क्वाइडी हुआ। अगला आइएगा, थर्ड पॉइंट पढ़िए, एक्सटेंशन ऑफ क्या है? Time limit for filing application for revocation or cancellation of registration by a registered person permitted beyond the stipulated। ये तो आपको पहले ही बता देता हूँ, टाइम फ्रेम याद हो, 30 दिन करके बढ़ाते जाएंगे, एडिशनल कमिश्नर वगैरह, अंदर से थोड़ा सा यहाँ से पढ़ना है तो पढ़ लो, वरना ये पढ़ लो। रिकॉर्डिंग रेज राइटिंग करेगा, एडिशनल कमिश्नर द जॉइंट कमिश्नर एज अ केस में बी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डे बाय द कमिश्नर फॉर अ फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग कितना, सबके बाद 30 दिन थे, 90 दिन बन गए थे, 30 दिन पहले, 30 दिन फिर एसीजेसी, 30 दिन फिर कमिश्नर, तो 90 दिन बन गए थे, इससे ऊपर नहीं होगा। इन व्यू द अमेंडमेंट हैज बीन स्टूबली अमेंडमेंट टू गिव इफेक्ट क्या है पड़ेगा, अ रजिस्टर्ड पर्सन whose registration is cancelled by PO on motion may subject to provision of Rule 10b submit an application for revocation of cancellation registration in prescribed form to such proper officer को within a period of 30 दिन में from the date of the service in order of cancellation of service, मतलब जब नोटिस मिल जाएगा, सर्व होना, नोटिस देना और सर्व होना, सर्व होना मुझे मिलने से 30 दिन। अब आपने इशू कर दिया 10 दिन तो मुझे मिला ही नहीं, आप कहते हैं तो आया नहीं, मैं तुम्हें इसलिए नहीं आया, मुझे मिला ही नहीं। जब नोटिस सर्व हो जाए, ये बड़ी छोटी चीज होती है, अगर वैसे ये फाइनल्स में ज्यादा आती है चीजें कि दिन कहां से काउंट करने, एग्जैक्ट इतना ब्रेक की आपने ब्रेक की नहीं आता, बट नोटिस के लिए बताना चाहिए सर्विस है क्या। और विद इन सच पीरियड एज बी एक्सटेंडेड बाय द एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर, वही रिपीट है, वही आपका 90 दिन तक। चलो मेरे टाइम पे अकॉर्डिंग नहीं आ सकता तो अगले 30 दिन, मगर फिर लास्ट 30 दिन, 90 दिन के बाद तो तुझे आना ही पड़ेगा। लास्ट पे है एज अ कॉमन पोर्टल इधर डायरेक्टली और थ्रू अ फैसिलिटेशन सेंटर नोटिफाइड बाय द कमिश्नर, जो भी होगा। नेक्स्ट आ जाइए, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड क्या है, डेबिट नोट, और क्या था, ई बिल। पहला पढ़िए, ई इनवॉइसिंग की लिमिट और चेंज कर दी अब तो, पढ़िए क्या है। Invoicing mandatory for all registered businesses with aggregate turnover and including financial। मुझसे गलती होती है हमेशा, पता नहीं आपसे होती नहीं होती। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब आप क्या सोचते हैं? इन प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पहले होते एग्रीगेट टर्नओवर कब से बोलता है, फ्रॉम 2017 से लेके 18, जो हम गलत पढ़ रहे थे एक बार से, क्या कि 2017 से 18 से लेके अगला कौन सा आएगा मोह, 18 19, अगला रजे, अगला आज का तेरा कौन चल रहा है। मैं सोचता था इन सबका टर्नओवर, पहले 500 करोड़ लिमिट थी, फिर 200 करोड़ हुई, फिर 100 करोड़ हुई, फिर 50 करोड़ हुई, अब सरकार ने क्या लिमिट कर दी है, 20 करोड़। और ये एग्रीगेट इनका एग्रीगेट नहीं है, हम गलत सोच रहे थे। प्रोसीडिंग फाइनेंशियल प्रोसीडिंग मतलब इनमें से, प्रोसीडिंग एक नहीं, इनमें से किसी भी साल, ये का केस स्टडी में हमने देखा, फिर दिक्कत आती है, किसी भी साल 20 करोड़ अमाउंट ग्रेटर
20 करोड़ से ऊपर तेरी ई बिल होते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर हो जाती है। एग्रीगेट टर्नओवर डेफिनेशन वही, इंटर सेल, एग्जाम्प्ट सप्लाई, रजिस्टर्ड सप्लाई, जो भी करता है, एक्सक्लूडिंग, कोई डिस्काउंट्स वगैरह नहीं आते, सारा कुछ वही कंपोजिशन वाला। अगर ये हो जाती है तो तुझे ई इनवॉइसिंग करनी क्या है, मैंडेटरी। मतलब वहां पे तेरा हैंड जनरेटेड बिल, कंप्यूटर जनरेटेड बिल नहीं चलेगा। ई इनवॉइसिंग कहां से होती है ये भी सुन लीजिए, बाय पोर्टल। बाय पोर्टल से होती है, वहां पे उसमें क्यूआर कोड भी क्या क्या आएगा, प्रिंट। हमने थोड़ा कम पढ़ा हुआ है पर वो आता है पेपर में, क्यूआर कोड भी प्रिंट होकर आएगा। तो ये पढ़ लीजिए अंदर से थोड़ा थोड़ा क्या लिखा हुआ है। विद इफेक्ट फ्रॉम इनवॉइसिंग वाज मेड मैंडेटरी, एक मिनट जी, देखिए, ऑल रजिस्टर्ड बिजनेस विद एन एग्रीगेट टर्नओवर बेस्ड ऑन पैन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, कहां से लेके स्टार्ट होने से पहले कितनी थी चक्कर, 500 करोड़। फ्रॉम इश्यू किससे, ये बी टू बी इनवॉइसेस की बात कर रहा है पहली बात तो। ये जो इनवॉइसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर कौन सी हैं, बी टू बी, तो आपको काटने पड़ेंगे। सिंस देन क्या है, द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर इशूइंग द इनवॉइस इज बीइंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस कर दिया गया 1/4/22 से, ये लिमिट रिड्यूस करके कितनी कर दी गई, 20 करोड़। यहां से पढ़िए, थर्स E-invoicing has been mandatory for all registered businesses with an aggregate turnover in preceding financial year. इज ग्रेटर देन कितनी है, 20 CR। दूसरा पॉइंट, ई इनवॉइसिंग नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो पता ही था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थोड़ा बीच में आके बैठेगी। तो पढ़िएगा, ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी फॉर ऑल रजिस्टर्ड बिजनेस विद एन एग्रीगेट टर्नओवर प्रोसीडिंग, सारा 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 कॉपी 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 है। हाउएवर फॉलोइंग एंटिटीज आर एग्जम्प्ट फ्रॉम इनवॉइसिंग, नंबर 1 SEZ, इंश्योरेंस बैंकिंग, GTS सर्विस इन रिलेशन टू रोड्स बाइक गुड्स कैरी चलते हैं, सर्विस सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गया, या पर्सन सप्लाइंग गुड्स, ये पहले भी था हमारे पास, एग्जीबिशन सिनेमा वाले, यहाँ माफ कर दिए, यहाँ माफ कर दिए सिनेमा वाले, क्योंकि इनके लिए एक इनवॉइसिंग जनरेट करना पोर्टल पे बहुत मुश्किल, बार बार जाना पोर्टल पे, क्यूआर कोड देना, 20 करोड़ तो हो ही जाता है, खास बात नहीं है सिनेमास के लिए। पर पॉइंट इज दैट बार बार तो ये कंप्यूटराइज बिल जो होते हैं नॉर्मल छोटी पर्चियां सी वो काट देते हैं। हाँ, इनके लिए एक चीज था, कंसोलिडेशन नहीं कर सकते ये। हाँ, आपको याद हो, चाहे 200 रुपए से कम भी है पर कंसोलिडेशन नहीं कर सकते। पढ़िए, सेट नोटिफिकेशन हैज बीन अमेंडेड टू एग्जम्प्ट अ government department and a local authority also from the mandatory requirement of e-invoicing even if the aggregate turnover उसका financial year में कितनी है, greater than 20। और मैं यहाँ पे बोल दूं, aggregate turnover 5 साल का नहीं है, पिछले any previous year में proceeding 20 करोड़ से ऊपर गया तो आपको इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी, B2B B2B कंज्यूमर नहीं, B2B। तीसरा पढ़िए, Dynamic QR code required to be provided on invoice issued to a person. वैसे तो होता ही होता है, पढ़िए। ऑल B2C इनवॉइसेस पे भी पढ़ लीजिए। अब B2B पे तो जब इनवॉइसिंग होगा तो क्यूआर कोड तो लग ही आएगा, क्यूआर कोड आपका पूरी कुंडली, आपका बैंक डिटेल सब कुछ के साथ आएगा। कहता फिर B2C भी कवर करें क्या, मतलब बहुत बड़े लोगों को कवर करते हैं, छोटे नहीं। पढ़िए, इशूड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 1 से लेके एक्सीड कितना, अगर किसी की टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर किसी की है, एनी प्रीसीडिंग ईयर एग्रीगेट मिला के किसी में भी, तो करना पड़ेगा, आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू हैव अ डायनामिक क्यूआर कोड फ्रॉम दिसंबर 2020 से अमेंडमेंट आ गई थी। नेक्स्ट पढ़िएगा, इन दिस रिगार्ड सर्कुलर नंबर डेटेड क्या लिखा हुआ है, क्लैरिफाइड दैट एनी पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड अ यूनिक इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन एज वेल आइडेंटिफिकेशन रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन, देयरफॉर एनी इनवॉइस इश्यूड टू सच पर्सन हैविंग अ यूएएन शैल बी कंसीडर्ड, क्या इनवॉइस मान लिया जाएगा किसके लिए, B2C सप्लाई के लिए, एंड शैल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्या, क्यूआर कोड। इस तरह से क्यूआर कोड आपको लगा के बिल के ऊपर देखा भी होगा आजकल, लगाता है मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, ई वे बिल, Generation facility to be blocked only in respect of outward movement of goods by the defaulting registered person. अगर आपका कोई पर्सन डिफॉल्ट कर जाता है तो आपका ईवे नंबर क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक। जीएसटी नंबर आपका क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक। तो यहाँ बड़ा चक्कर पड़ा, ब्लॉक का चक्कर क्या है कि मान लीजिए एक पर्सन सप्लायर है, एक पर्सन सप्लायर है, ये बंदा कौन है, रेसिपिएंट। अगर ये कोई गलती कर देता है तो इसका जीएसटी नंबर क्या कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, कि आगे ये किसी को गुड सप्लाई नहीं कर पाएगा। बट पहले क्या था, इसका भी जीएसटी नंबर ब्लॉक था कि ये इसको सप्लाई भी नहीं कर पाएगा। पहले क्या था, दोनों बंदों का जीएसटी नंबर ब्लॉक। मैंने अगर आपको बिल दिया, आपने कुछ गलती करी तो आपका, आपने गलती कर दी तो आपका जीएसटी नंबर क्या कर दिया, ब्लॉक। आपका जीएसटी नंबर ब्लॉक होगा तो मैं आपको गुड सप्लाई नहीं कर सकता, आप तो आगे कर ही नहीं सकते, आप तो आगे कर ही नहीं सकते। अब सप्लायर वाली चेन ओपन कर दी है कि सप्लायर रेसिपिएंट को माल दे सकता है अगर जीएसटी नंबर ब्लॉक भी होता है। तो पढ़िएगा, रूल क्या है, कंटेन्स प्रोविजंस पर्टेनिंग टू ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल, जनरेशन फैसिलिटी, डिसेबलिंग द जनरेशन ऑफ ई-वे बिल। पढ़िए, अर्लियर A user was not able to generate an e-way bill for digital if the said GST became ineligible for e-way bill generation in terms of the contract. it implies that GST of such blocked taxpayer could not be used to generate the e-वे bill either as a supplier or as a recipient। अब सप्लायर वाला खोल दिया, सेट रूल पढ़िए क्या लिखा हुआ है, has mandated to relax restriction henceforth blocking of GST for e-वे bill generation is only in respect of क्या any क्या आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब रेसिपिएंट की आउटवर्ड मूवमेंट नहीं हो पाएगी उसकी। ये चीज क्या थी, इनवर्ड उसकी हो जाए।
आउटपुट पे रोक दिया। पढ़िए क्या है, हु इज एलिजिबल फॉर ई वे बिल जनरेशन, ई वे बिल कैन बी जनरेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या, इनवर्ट सप्लाई, उसके लिए हो जाएगा। पढ़िए मिस्टर ए एग्जांपल है, A rigid person paying tax under regular scheme in Delhi has not filed for GST 1 for last 2 याद आ months. गया। ब्लॉक करने का तरीका क्या था, 2 रिटर्न में भरी, क्वार्टर की 6 की भरी, वो पूरा डीपली से लर्न करना जब पढ़ने बैठो साथ साथ में। क्या 2 रिटर्न नहीं भरी मिस्टर ए ने। मिस्टर बी हरियाणा एक रेगुलर रिटर्न फाइलर है, वांट्स टू जनरेट अ ई वे बिल फॉर गुड्स टू बी सप्लाइड, किसको, ए। पहली बात तो गुड्स कौन सप्लाई कर रहा है, बी कर रहा है ए को, ध्यान सुनना, बी कर रहा है ए को, तो बी कौन हुआ मेरी भाषा में, सप्लायर, और ए क्या हुआ, रेसिपिएंट, और डिफॉल्टर कौन है, रेसिपिएंट, ये डिफॉल्टर है। डिफॉल्टर क्यों है, और 2 रिटर्न नहीं भरी लास्ट 2 महीने से। ओके आगे पढ़िएगा। अब इसका नंबर क्या हो जाना चाहिए, जल्दी बोलो, ब्लॉक, इसका नाम ब्लॉक, पर गलती नहीं है, इसकी आउटवर्ड सप्लाई सरकार ने क्या करा दी, बंद, इनवर्ट सप्लाई पे दिक्कत नहीं। पहले यही बंद थी कि तो ना तुझे कुछ सामान तो किसी से ले पाएगा ना किसी को दे पाएगा, अब कहता तू सामान ले सकता, कि तेरी क्या गलती इसमें, इस बंदे की क्या गलती मुझे बताइए। ये कहता मैं तो सामान बेचूं, मेरा तो सामान खड़ा है, मैं सामान बेचूं। आगे पढ़िए, एज पर अर्लियर पोजीशन ऑफ लॉ Mr. B would not have been able to generate e-way bill with Mr. A GSTN. In terms of the amended position of law, there will be no more restriction in generating e-way bill, as Mr. B, who is making outward movement of goods, is a regular return filer. Mr. A wants to generate an e-way bill in respect of an outward supply of goods. Mr. H जो भी है, e-way bill generation is blocked in this case, and it is an outward मूवमेंट ऑफ गुड्स। जो बी ए है तो उल्टा में गेम में क्या है, बी सामान दे रहा है किसको, ए को, ए किसको दे रहा है, एच को। जो ए है वो एच को सामान नहीं दे पाएगा ड्यू टू ये क्या है, ये क्या है, डिफॉल्टर। उसने डिफॉल्ट कर दिया तो उसका जीएसटी सरकार ने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, पर ये इसको सामान दे सकता है। मिस्टर ए वाज नॉट फाइल्ड जीएसटी, इसका तो लिंक याद रखिएगा। ई वे बिल में क्या अमेंडमेंट आई, जब इसको पढ़ने बैठे ऐसे ही याद आएगा, ई वे बिल में क्या अमेंडमेंट आई, क्यूआर कोड कहाँ जरूरी है, 500 करोड़ से ऊपर बी2सी में, नॉर्मल किन किन लोगों को ई इनवॉइसिंग जरूरी नहीं है, चाहे 20 करोड़ भी टर्नओवर एक्सीड कर जाए, और नॉर्मल के लिए लिमिट कितनी हो गई, 20 करोड़। ऐसे फटाफट आ रहे हैं मेन सेक्शन में, ठीक है। और इसके बाद अपना मेन आता है जी, तो पेमेंट ऑफ टैक्स में सरकार ने कुछ नहीं, छोटा सा पॉइंट है, ज्यादा बड़ा नहीं है इसके अंदर, तो हाँ एक ही पेज है, वो भी छोटा सा ही है। क्या, अगर आपको याद हो, डिसअलाउ कर सकता है डेबिट ऑफ ईसी क्रेडिट लेजर, कौन कर सकता है, आपका ऑफिसर। अगर उसको लगे कि कहीं आप गलत कर रहे हैं, कहीं फ्रॉड है, या मुझे कहीं लगता है कि आप कुछ झूठ बोल रहे हैं मुझसे, तो आपका वो क्रेडिट लेजर का क्रेडिट क्या कर सकता है, ब्लॉक। यहां से पढ़िएगा, यहां से प्रोवाइड दैट कमिश्नर क्या है, और यहां से और an officer authorized by him not below the rank of, पहले तो कम से कम कितने रैंक का बंदा होगा, असिस्टेंट कमिश्नर, छोटा मोटा बंदा नहीं होगा। ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल बिलीफ दैट क्या, ITC available in the electronic credit ledger has been fraudulently availed or is ineligible, may not allow debit of an amount equivalent to क्या, such credit in the ECL. CBIC has issued guidelines for disallowing that debit. तो आपके क्रेडिट को रोक सकता है कि मैं तुझे क्रेडिट यूज करने नहीं दूंगा। क्यों, पढ़िए पहले। ऑन परसुअल इट इज एविडेंट दैट क्या, उसके प्रूफ लगता है, कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथराइज नॉट बिलोंग ऑफ वही पर्सन रीजन टू बिलीव दैट क्या, इन द क्रेडिट लेजर इधर क्या है, इनएलिजिबल और हैज बीन फ्रॉडुलेंटली, ज्यादा तेरा क्रेडिट इनएलिजिबल है या तूने फ्रॉडली उसको अवेल करा है, बाय द रजिस्टर्ड पर्सन बिफोर डिसअलाउइंग द डेबिट ऑफ अमाउंट ऑफ ईसीएल ऑफ द सेड पर्सन। क्या है, तो पढ़िए, रीजन ऑफ सच बिलीव मस्ट बी बेस्ड ऑन वन और मोर द फॉलोइंग ग्राउंड। क्या ग्राउंड है तेरे पास, पहले तो रीजन तो होंगे ना, नंबर 1 पढ़ क्या, the credit is availed by the registered person on the invoice or debit was issued by supplier who is found to be बिल नहीं है non-existent. तेरे पास, वो तो वैसे ही बनता है, नॉन, मुझे लगता है वैसे ही है, ठीक है। और इज फाउंड नॉट टू बी कंडक्टेड इन बिजनेस फ्रॉम द प्लेस, तो बिजनेस नहीं करता, तुम्हें दिखा रखा है पंचकुला ऑफिस, अब तू है काम करता है पंजाब से, तुम्हारा कुछ भी मुझे रीजन टू बिलीव लगा, फ्रॉड लगा, मैं तेरा क्रेडिट रोक लूंगा भाई, कि तू टैक्स कैश में पे कर, जब ठीक हो जाएगा आप ओपन कर देंगे। बट कम से कम कौन बंदा पंगा लेगा, कमिश्नर लेवल का, नॉट बिलो द रैंक ऑफ, कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर तो होगा ही होगा। दूसरा पॉइंट, The credit is availed by the registered person on invoices or debit notes without actually receiving. याद आ गया कंडीशन, गुड्स रिसीव होने चाहिए थे, गुड्स रिसीव नहीं कर रहा, एंट्री घुमा रहा है, सिर्फ बिल घूम रहे हैं आपस में, वो चीज है। अगला केस, The credit is availed by the registered person on invoices or debit notes. The tax subsidy has not been paid. पहले तो देखिएगा 4 एक वही है, हाँ. बिल नहीं है तेरे पास, सामान नहीं आया, जो तूने टैक्स नहीं पे करा। अगला पर्सन पर क्लेमिंग इट आई फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंस और फंड टू बी कनेक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम प्लेस डिक्लेयर्ड। दूसरा बंदा जो है वो भी हमसे काम नहीं कर रहा। लास्ट वन द क्रेडिट Is availed by the registered person without having any invoice or debit note. सेम चीज, पहले डॉक्यूमेंट आपने वो फ्रॉडेड लिया, इनएलिजिबल लिया, पहले पॉइंट को यहाँ कॉपी कर दिया कि तेरे पास बिल नहीं, सिंपल हो गया। ये पॉइंट थे, मतलब 4-5 पॉइंट्स हैं जब आपका वो क्रेडिट रोक सकता है। बट अब ये पॉइंट आ गया, आपको सकता है कि क्या कभी कोई कमिश्नर वगैरह आपका क्रेडिट रोक सकता है, क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, कैश लेजर नहीं, कैश लेजर तो कैश में होता है, क्रेडिट लेजर हाँ जी लग सकता है कि पहले नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर होगा, कोई दिन की बात नहीं है। हाँ रीजन टू बिलो रिकॉर्ड करेगा, 5-6 रीजन है, 6 रीजन आते हो तो आपको याद करके जाना पड़ेगा, ठीक हो गया।
नेक्स्ट आइएगा रिटर्न्स, लास्ट आ गया, इसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पेनल्टीज की डेट आई है, रेट आए हैं, बड़ी जल्दी क्या। मैक्सिमम लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47 फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स जीएसटीआर 1 3B4 क्या पड़ेगा, ऐसे पढ़ना। स्टिपुलेटेड स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लेट फी फॉर delaying filing of any of the following by the respective due dates. स्टेटमेंट ऑफ फॉरवर्ड सप्लाई सेक्शन 37 में रिटर्न्स इंक्लूडिंग क्यूएनपी स्कीम याद आ गया, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट, वो चीज थी। और फाइनल रिटर्न के लिए एन इक्वल अमाउंट ऑफ लेट फीस पेबल बाय सच पर्सन अंडर द रिस्पेक्टिव एक्ट में, जो यहाँ एक्ट होगा वहां पे 100 रुपए थी, अगर आपको याद हो, एक सीजीएसटी की, तो एसजीएसटी भी 100 रुपए थी। हाँ, तो पढ़िए, अब थोड़ा चेंज कर दिया, पढ़िए। द लेट फी कैन बी वेव्ड ऑफ पार्शियली और फुली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सिंस द इंसेप्शन ऑफ जीएसटी लॉ, लेट फी इज बीइंग रेगुलरली वेव्ड ऑफ, ऐसे होती आ रही है स्टार्टिंग से सेक्शन से, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इधर पार्शियली और फुली फ्रॉम द टैक्स पीरियड, कब से, जून 21 से ऑनवर्ड्स, और क्वार्टर एंडिंग जून 21 से, और फाइनेंशियल ईयर 20 21 से ऑनवर्ड्स, एज अ केस में भी लेट फी और फुली जो फॉर्म है जिसके लिए हैज बीन रैशनलाइज्ड एज फॉलो, क्या कर दिया था, पढ़िए, लो जी चार्ट बना दिया आपके लिए, और यहीं से पढ़ के जाना, पेपर के आगे भी यहीं से पढ़ लेना, मैं तो मुझसे बेस्ट है। फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 और जीएसटी 3 पढ़ी क्या, टोटल अमाउंट ऑफ लेट फी पेबल अंडर सेक्शन फॉर्म जून 21 से क्वार्टर एंडिंग जून से ऑनवर्ड्स, क्या ऑनवर्ड्स, उसके बाद से क्या, बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, उससे पहले वही थी जो पहले थी, क्या, who fails to furnish GSTR 1 3B and due date क्या होगी, चलो भी शुरू करते हैं। क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, क्वांटम ऑफ लेट फी, पहले यहाँ पे आ जाते हैं, क्या लिखा हुआ है, डिलेड फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 एंड 3B, पहला पर्सन आया, पढ़ के लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव Nil outward supply. मतलब सेल कुछ नहीं है, खाली रिटर्न इन विच टैक्स पीरियड हुज टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल इन द जीएसटी 3B भी टैक्स भी नहीं रहा है, खाली बैठे हैं, मतलब खाली रिटर्न जारी है, एज अ केस में भी, तो 500 रुपए 250 ईच अंडर सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया। अगला चल, रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दोज कवर्ड इन वन अबव, मतलब टैक्सेबल रिटर्न है, टैक्स भी जाता है और सेल भी है, तो यहाँ सेल क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, या फिर क्या है, ग्रेटर देन कितना, ये ग्रेटर देन, ये ना ग्रेटर देन इक्वल टू, एक्चुअली नीचे लिखा हुआ है एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन कितना, 1 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इक्वल टू कितना, 5 करोड़ तक, और इसके ऊपर लग जाएगा, पर ये क्या है, 1000 रुपए ईच अंडर, भाई साहब क्या हो गया, 1000 रुपए ईच अंडर, क्या लिखा हुआ है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और इधर आ जाइए, कितनी पॉइंट है, 5000 रुपए 2500 ईच अंडर सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो मैक्सिमम लायबिलिटी फिक्स कर दी, और रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन 1 एंड 2 अबव लेट फी एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 47 जो नॉर्मल चलती है, जितनी आपकी मैक्सिमम भी थी, शायद वो 10,000 थी मैक्सिमम, या 5,000 थी, शायद 5,000 थी, मतलब ये याद कर लो, 5,000 के अंदर 2 केस बना दिए, 2,000 भी बना दिया, 500 भी बना दिया, और 5,000 तो है, 5,000 आज भी है, मतलब बड़े लोगों के लिए, पहले सारे बराबर थे, पहले छोटे बड़े मिडिल रिटर्न सब बराबर थे, अब 500 2,000 और 5,000 ये बना दिया, ठीक हो गया, ये रिटर्न्स का हो गया। इसके बाद फॉर डिलेड जीएसटीआर 4 कंपोजिशन के लिए क्या आया, पढ़िए, टोटल अमाउंट ऑफ लेट फी फ्रॉम फाइनेंशियल इसी से ऑनवर्ड्स भी लिखा हुआ है, वो फेल्स टू फर्निश जीएसटीआर 4 ड्यू डेट क्या है, पड़ेगा, क्लास और रजिस्टर्ड पर्सन, क्वांटम ऑफ फी, यहाँ पे भी सेम रखा, टोटल टैक्स पेबल इन जीएसटीआर 4 नील वाले में सेम रखा, यहाँ करने का तरीका नील सेम है, कॉम्पोजिशन हो नॉर्मल हो 500, रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अबव चलेंगे तो यहाँ 2,000, मतलब यहाँ 5,000 नहीं है, यहाँ 5,000 नहीं है, ठीक हो गया, और बनता भी नहीं था, कारण वो 1.5 करोड़ से ऊपर जाने वाला तो बड़े बंदे में चला जाएगा, तो कॉम्पोजिशन कैसे रहेगा, वो सिंपल चीज हो गई। आगे आइए, मैंडेटरी Requirement of submitting reconciliation statement audited by. कुछ याद आया, स्पेशल प्रोफेशनल से ऑडिट स्टेटमेंट फाइल करा के देनी पड़ती है सीएसीएमए से, अब वर्ड चेंज कर दिया, सीएसीएमए नहीं है, वहां पे वर्ड कर दिया सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पर, इतना सा वर्ड चेंज आया, जहां पे अब सीएसीएमए से ऑडिट, वैसे ऑडिट बंद कर दिए सरकार ने, 9B 9C जीएसटी के वर्ड द्वारा बंद कर दिए, क्यों, और रिकंसिलेशन करना मुश्किल था एनुअल रिटर्न के साथ, अब जस्ट जो ओनर है, क्लाइंट है, वो रिटर्न लिख के दे दे कि हाँ मेरी सारी रिटर्न और एनुअल रिटर्न मैंने खुद चेक करी है, सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पे है, पढ़िए अंदर से, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/8/21 से आया ये, सब्स्टिट्यूटेड बाय द फाइनेंस एक्ट, सो रिमूव द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ फर्निशिंग अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ड्यूली अलॉटेड बाय क्या है, एंड टू प्रोवाइड फाइलिंग ऑफ क्या, एनुअल रिटर्न ऑन सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस, इट इज फर्दर क्या, पढ़िए, It further provide for the commissioner to exempt the class of taxpayers of the requirement. आगे भी माफ कर सकते हैं, कोई कमिश्नर वगैरह लगा, वरना अदरवाइज अब सीए से में लिखा हुआ क्वेश्चन बोलेगा सीए से ऑडिट करना पड़ेगा, नहीं, कोई सेल्फ सर्टिफिकेट आपने साइन करके आप दे दीजिए, सिंपल, एनुअल रिटर्न के ऊपर आपने साइन करके, सब्स्टिट्यूट सेक्शन यहाँ पे भी चेंज करा, पढ़ो क्या, एवरी Registered person other than in ISD, a कुछ person. याद आया, 51 टीडीएस टीसीएस कैजुअल एक्सपेंस नॉन कैजुअल पर्सन फाइल एनुअल रिटर्न व्हिच मे बी इंक्लूड अ सेल्फ सर्टिफिकेट, जहां जहां उनको भी रिकंसिलिएशन देनी थी वो भी क्या देंगे, सेल्फ सर्टिफिकेशन देंगे, इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई रिटर्न फर्निश्ड विद द ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवरी फाइनेंशियल इलेक्ट्रॉनिक विद सच टाइम एंड फॉर्म एंड सच मैनर प्रिस्क्राइब्ड, हाउएवर Commissioner may on recommendation of council by notification. फिर वही बात, कुछ क्लास को एग्जाम अभी भी वहां पे प्रिस्क्राइब नहीं है कौन सी क्लास है, बट ये लिखा हुआ है प्रिस्क्राइब, ठीक है, आई थिंक जो लास्ट पेज है खत्म।
पढ़िए जी फर्दर। Nothing contained section 44 shall apply to any department of central government or state government or the local Whose authority. books of accounts are subject to audit by the कैग लगता है वहां पे, और ऑडिटर अपॉइंट वहां तो फिर करना ही पड़ेगा। वहां पे ये कुछ अपॉइंट नहीं है, वहां पे ऐसा कुछ माफ नहीं करा, वहां पे उनको ऑडिट रिपोर्ट सेल्फ सर्टिफिकेशन नहीं, कैग से ही रिपोर्ट लेके देनी पड़ेगी। ये मेरी तरफ से आपकी जीएसटी की और इनकम टैक्स की अमेंडमेंट्स कवर्ड है सर, और काफी अच्छी थी, आपने देखी होंगी, कई जगह तो बड़ी इंपॉर्टेंट आई, तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा और आज ही इस क्लास को अटेंड करना है और शाम तक मुझसे डाउट पूछने हैं। मैं ग्रुप में भी आपको मैसेज भेजूंगा, और ये सुपर 30 क्वेश्चंस की एक लिस्ट है, सुपर 30 क्वेश्चंस की एक लिस्ट है, 70 पेज है, बट छोटे मोटे नहीं है। अगर कुछ फास्ट पास आपसे हो जाए तो एक बार मस्ट ट्राई, ये नहीं कि ये पड़े रह जाए मेरे पास, थोड़ा क्विक रिवीजन देके पॉइंट्स पढ़ के, जैसा भी आपको लगे कि कुछ टेक्निकल है, देखो आपको दिखेंगे प्रॉपर पीजीपी वगैरह के, मे भी शायद कुछ आईसीए के भी रिपीट हो, मुझे नहीं पता। मेरा काम था आपको प्रोवाइड करना, आज का दिन 2-3 घंटे क्विक इस पे लगा के क्लास के ऊपर, प्लस 2-3 घंटे इस पे लगा के टेक्स्ट को, देखो मुश्किल तो है ही है, तभी इस पे इतना ज्यादा पेन ले रहे हैं आप, तो थोड़ा सा करके इसको ओवर करिए, मेन पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, कैसे कैसे करा हुआ है सर ने, देखो क्वेश्चंस काफी दिए हुए हैं जिनके हम नोट्स पढ़ रहे हैं, उनके क्वेश्चंस काफी अच्छे होते भी हैं। जैसे ये आ गया टोटल इनकम पीजीपी का डायरेक्ट मेथड कुछ मतलब दिया हुआ है, और मुझे लगता है शायद कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का इसमें से मिल जाएगा, अगर मिल गया तो लॉटरी समझो सर, डायरेक्ट कोई क्वेश्चन मिल गया 10-12 नंबर का तो पता नहीं चलता, एक और नहीं तो आपकी बेसिक रिवीजन हो जाएगी। बाकी आज आप क्या पढ़ रहे हैं मुझे नहीं पता, आपका क्या शेड्यूल है, आपने क्या सोचा हुआ है आज पढ़ने के लिए, बट अमेंडमेंट क्लास तो मस्ट है, अमेंडमेंट क्लास तो आज की मस्ट है। अभी एक बार चाहे तो अगर एक बार 2 पेज पे लगा के रिकंसल्ट करके फटाफट देख लेना, इसके प्रिंट आउट निकलवाइए पढ़ने के लिए, या ऑरली अमेंड करिए, कॉपी भी लिखिए, वो आपकी इच्छा, के भी टाइम नहीं है प्रिंट आउट निकालने का, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करना। कोई डाउट हुआ तो शाम तक मुझे दोबारा आपका कॉल आना चाहिए, मैं तो पूछूंगा जो कि कैसी तैयारी चल रही है, और ये करना ही करना है हमने, बहुत ध्यान से अमेंडमेंट सुनना है, टीडीएस की है, पैन इनोपरेटिव है, आधार कार्ड है, और जीएसटी में तो मोस्टली हर चैप्टर में कुछ ना कुछ है, तो पक्का करके जाना, ठीक है सर। बाकी कोई डाउट है तो आप पूछेंगे, बाकी ऑल दी बेस्ट, ध्यान से तैयारी करिए, थैंक यू।